ऐसी बहुत बार शिकायतें आती हैं कि पुलिस ने केस को उलझा दिया, पुलिस ने पैसे खा लिए, किसी और को कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा दिया, केस की जांच ईमानदारी से नहीं की। बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी क्रिमिनल ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये पुलिस ने पैसे खाए हैं और असल में कातिल मैं नहीं हूँ, ये असली कातिल को बचा रही है और वो असली कातिल पावरफुल है? और न सिर्फ इतना हो बल्कि वो क्रिमिनल पहले हाई कोर्ट जाए कि भाई मामले की जांच सीबीआई को दे दो, फिर वही क्रिमिनल राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ भी पहुँच जाए और कहे हमें बड़ा मारा पीटा है और हम पे रहम कीजिए। और एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बाकायदा ऑर्डर दे स्टेट को कि इसके साथ जुल्म हुआ है, इसको 1 लाख रुपए मुआवजा दो, और 1 लाख रुपए मिल भी गया। और उसके बाद फिर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और सीबीआई पूरे 1 साल तक उस पुलिस अफसर को घुमाती रहे जिसने केस की तफ्तीश की, जिस पर ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो असली कातिल को बचाने के लिए किसी और बेकसूर को जेल में डाल रही है, क्योंकि असली कातिल पावरफुल है। इस कहानी में वो सारे मसाले हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से एक पुलिस अफसर की जो प्रेसिडेंट मेडल था, वो मेडल बेचारे के हाथ से छूट गया। कहानी 2010 की है। कहानी है पायल सुरेखा की। पायल असम की रहने वाली, पढ़ने लिखने में बड़ी तेज़। फिर उसने आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु का रुख किया और बेंगलुरु में वो अपना आईआईटी की पढ़ाई कर रही है। और वहीं बेंगलुरु में रहते हुए उसकी मुलाकात होती है अनंत मिश्रा नाम के एक लड़के से, वो भी सेम कॉलेज में, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हो जाती है, फिर दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। अनंत मिश्रा उड़ीसा के कटक का रहने वाला था और पायल असम की। तो अब दोनों में प्यार, दोनों एक साथ रह रहे हैं। कुछ वक्त बीतता है, फिर दोनों तय करते हैं कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं, ना पायल के ना अनंत के। जो अनंत के पिता हैं वो एसपी थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच में कटक में, और उनकी माँ जो है वो भी पुलिस अफसर थी। तो पुलिस फैमिली से आता था अनंत, और जो सुलेखा थे वो बिजनेसमैन फैमिली से थी। तो दोनों फैमिली वाले तैयार नहीं थे, लेकिन ये दोनों प्यार करते थे। दोनों ने फिर तय किया कि हम शादी कर लेंगे और दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। अब शादी के बाद पहली बार, क्योंकि घर वाले राजी तो हुए नहीं थे, फिर भी वो अपने ससुराल आती है सुलेखा कटक। वहाँ उसके सास ससुर को जब देखते हैं, वो उसका बर्ताव देखते हैं, तो फिर उन्हें लगता है नहीं अच्छी बहू है, तो फिर सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, वो उसको अपना लेते हैं। वो कुछ दिन वहाँ रहती है। अच्छा, जो अनंत था, वो अनंत ने अपनी पढ़ाई करने के बाद जिम के बिजनेस में हाथ आजमाया। उसने कटक में एक जिम खोल रखा था और अच्छा खासा चलता था, बड़ा जिम था, शहर के लोग, नामी गिरामी लोग आते थे। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये वहीं रह रहे थे। इसी दौरान में चूँकि आईआईटी की पढ़ाई थी, सुलेखा को हैदराबाद से एक ऑफ़र आता है, बल्कि बेंगलुरु की एक कंपनी से ऑफ़र आता है, डेल कंपनी, बहुत ही नामी कंपनी है। तो डेल से उसे नौकरी का ऑफ़र आता है। उसके हस्बैंड, उसके इन लॉ सब खुशी खुशी तैयार, और अब सुलेखा कटक से वापस बेंगलुरु पहुंचती है, जहां वो कभी पढ़ाई करती थी। वहाँ डेल कंपनी वो ज्वाइन कर लेती है। अब ये होता है कि चूँकि सुलेखा भी बेंगलुरु पहुंच चुकी है, तो आनंद का भी बिजनेस था ही था जिम का, तो वो भी तय करता है कि वो भी एक बेंगलुरु में जिम खोलेगा, और उसने जिम खोला। अब वो जिम कभी कभी अनंत आता, बाकी सुरेखा ही देखा करती थी, पायल तो देखा करती थी। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रोज, ये बात है 17 दिसंबर 2010 की, अनंत अपने घर पायल को फ़ोन कर रहा है, और पायल डेली उससे सुबह और शाम बात हुआ करती थी, लेकिन कई कॉल जाने के बाद भी पायल उसका फ़ोन नहीं उठाती। अनंत रात हो जाता, रात को भी करता है, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। जब कई बार कॉल करने के बाद भी पायल जवाब नहीं देती है, तब अनंत को घबराहट होती है और वो लैंडलॉर्ड को फ़ोन करता है, जिस अपार्टमेंट पे रेंट पे पायल और वो रहा करते थे। लैंडलॉर्ड को फ़ोन करता है, बताता है कि ऐसे ऐसे पायल फ़ोन नहीं उठा रही है। लैंडलॉर्ड वहाँ पहुँचता है, कई बार बेल बजाता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है। फिर उसके बाद डुप्लीकेट की थी, वो चाबी से खोलता है दरवाज़ा। जब खोलता है तो सामने ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पायल की लाश फर्श पर पड़ी थी। वो देखकर घबराता है, फ़ौरन बाहर आता है, अनंत को खबर देता है, फिर पुलिस को खबर देता है। अब पुलिस मौके पर
उधर अनंत और उसका परिवार ये सुनकर सदमे में वो वापस बेंगलुरु के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब इधर ये जो इलाका था जहाँ पे ये कत्ल हुआ था पायल का, ये आता था बेंगलुरु के जेपी नगर पुलिस स्टेशन के अंडर में। और जेपी नगर पुलिस स्टेशन के उस वक्त जो इंस्पेक्टर और इंचार्ज थे उनका नाम था उमेश SK। तो उमेश उस दिन अपनी ड्यूटी पर थे, कोई फेस्टिवल था और मंदिरों में सिक्योरिटी के तौर पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उन्हें वायरलेस से मैसेज मिलता है कि एक अपार्टमेंट में एक लड़की का कत्ल हो गया, वो भी बड़ी बेरहमी से। सुनकर वो फ़ौरन मौके वारदात पर पहुंचते हैं। वहां जाकर जब सीन देखते हैं तो देखते हैं कि पायल के गले पे बहुत तेज़ कट के निशान हैं, इसके अलावा बॉडी पर अनगिनत चाकू के घाव के निशान हैं, चारों तरफ खून है। लाश को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये कोई लूटपाट और बाकी चीज़ों का मतलब नहीं है, ये किसी ऐसे शख्स का काम है जो निजी दुश्मनी हो जिसकी, तभी उसने इतनी बेदर्दी से मारा है, क्योंकि घर में लूटपाट के कोई निशान नहीं थे और फोर्सफुल एंट्री के भी कोई निशान नहीं थे। अब ये था कि कोई जानने वाला है। तो पुलिस ने वहाँ मौके वारदात से सारी चीज़ें कलेक्ट की, DNA सैंपल कलेक्ट किए, कुछ बाल मिले टूटे हुए, वो बाल निकाले, ब्लड निकाले और भी सारे फिंगरप्रिंट्स उठाए। अब ये कत्ल हुआ तो जो पहला शख्स शक के घेरे में वो कोई और नहीं बल्कि पायल का हस्बैंड अनंत था, क्योंकि अब तक दोनों परिवार वहाँ पहुँच चुके। दोनों परिवार जब पहुँचे तो पायल के घर वालों ने भी कहा कि हम तो इस शादी के खिलाफ थे, ये लिव इन में थे, फिर बाद में शादी कर ली और हमें अपने दामाद पर ही शक है। अच्छा, और भी कोई कहीं से कुछ मिला नहीं। तो पुलिस ने तमाम चीज़ों की तफ्तीश की, कॉल डिटेल से लेके CCTV फुटेज, तमाम चीज़ें, कई लोगों से पूछताछ की। एक पड़ोसी नेबर जिसने विटनेस था उससे भी पूछताछ की, कोई सुराग नहीं मिला। और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि नहीं, इसमें अनंत का कहीं हाथ नहीं है और अनंत को इस कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उस दिन उसकी मौजूदगी कटक में है। तो जब पुलिस अपनी तरफ से हो गया कि हस्बैंड का रोल नहीं है तो फिर कातिल कौन? अब इस सवाल के साथ पुलिस ने कातिल को ढूंढने की कोशिश की। तो फिर अब अनंत से पूछताछ हुई कि आप ही बताओ, कोई दुश्मनी, कोई ऐसा दुश्मन जो आप जानते हो जिसको। तो अनंत ने कहा और तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा छोटी से छोटी बात बताइए। तब अनंत ने कहा कि हाँ, जो हमारा बेंगलुरु में एक जिम हमने जब खोला तो कुछ वक्त पहले ही हमारे एक जिम का इंस्ट्रक्टर था जो जेम्स रे उसका नाम, और वो भी कटक का, तो उसको पायल ने हटा दिया था। और उसकी वजह ये थी कि वो कुछ पैसों में हेराफेरी करता था और कुछ महिला जो आती थी जिम में उनके साथ बदतमीज़ी करता था, कुछ शिकायतें आई थी उसकी। तो उसी की वजह से पायल ने उसे नौकरी से हटा दिया। इसके अलावा और ऐसी कोई भी बात नहीं, ना कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे हमारी दुश्मनी हो। तो पुलिस को लगा कि हटा दिया हो तो शायद बदले की भावना, बदले की रंजिश में जिम इंस्ट्रक्टर नहीं मारा। अब पुलिस ने उस जो जेम्स रे नाम का इंस्ट्रक्टर है उसके बारे में पता करना शुरू किया। जब पता करना शुरू किया तो पुलिस ने सबसे पहली चीज़ ये देखी कि जो मोबाइल नंबर है उसका मोबाइल नंबर मर्डर वाले दिन यानी 17 दिसंबर 2010 को उसी इलाके में उसका लोकेशन दिखा रहा है। अब पुलिस को डाउट हुआ, पुलिस ने पता किया तो पता चला कि वो हैदराबाद में रहता है। पुलिस की एक टीम हैदराबाद गई, वहाँ जेम्स रे मिल गया। पुलिस की टीम उसे पकड़कर बेंगलुरु ले आई। बेंगलुरु लाने के बाद उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ करती है तो वो फिर कहानी सुनाता है। वो कहता है कि हाँ, मैं पहले जिम में काम करता था, अनंत मुझे जानते हैं, हम कटक के हैं, लेकिन फिर बेंगलुरु के जिम में एक रोज़ मुझे जो सुरेखा है उसने हटा दिया। कुछ इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर चोरी के और बदतमीज़ी करने के, फीमेल जो आती थी वहाँ पर। फिर मैं वहाँ से हैदराबाद चला गया कि कहीं और नौकरी करूँगा, लेकिन मैं भटकता रहा, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। तभी एक अनंत का कॉमन फ्रेंड था जिससे हैदराबाद में मुलाकात हुई। मैंने कहा कि आप मेरी नौकरी में मदद कीजिए। तो उसने कहा अच्छा चलो, मैं अनंत से बात करता हूँ। और उसी के साथ वो मुझे बेंगलुरु लेकर आया। बेंगलुरु में वो मुझे सीधे पायल के घर ले गया। जब पायल ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखा तो वो भड़क गई उस कॉमन फ्रेंड पे जो अनंत की और पायल दोनों की दोस्त थी। तो उसने कहा इसको यहाँ क्यों लाया, और उसने किसी तरह हेल्प करने से मना कर दिया। वो वापस चला गया। ये फिर वापस पहुँच जाता है हैदराबाद, जो जेम्स रे है। लेकिन हैदराबाद जाने के बाद अब उसके अंदर बदले की भावना आ जाती है और वो 16 दिसंबर को फिर हैदराबाद से वापस बेंगलुरु के लिए बस पकड़ता है। और
पहुंच जाता है बेंगलुरु पायल के घर पर। बेल बजाता है, जैसे ही पायल आती वो अंदर दाखिल होता है और चाकू अपने साथ लाया था और अनगिनत वार करता है। उसके बाद उसको मारने के बाद फिर वहाँ से वो निकल कर वापस हैदराबाद चला जाता है। लेकिन इस आने जाने के दौरान जो अपार्टमेंट का एक चौकीदार था उसने उसको देख लिया था, बल्कि देखा क्या, उसने खुद ही जाकर अपार्टमेंट नंबर पूछा था। तब उसको पकड़ लिया, सारी चीज़ें एविडेंस थी ही थी। तब जो इंस्पेक्टर साहब हैं उमेश एसके, उन्होंने केस बनाया और उसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी ली। पुलिस कस्टडी के बाद उसको भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। केस सॉल्व, यानी कि पायल सुरेखा का कातिल एक जिम इंस्ट्रक्टर, और दुश्मनी उसने नौकरी से निकाली थी इसलिए कत्ल हो गया। कहानी ये है। लेकिन कहानी यहीं से अब शुरू होती है। ये तो कहानी हो गई पुलिस की। अब कहानी ऐसे शुरू हुई कि एक रोज़ जब जुडिशियल कस्टडी में पहुंचता है जेम्स रे, तो वहाँ से एक लेटर लिखता है, और वो लेटर उसने लिखा पायल के पिता को असम में। उस लेटर में उसने लिखा कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो सब बिक गए हैं, मिले हुए हैं, और ये मैंने कत्ल नहीं किया है, पर उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्होंने कहा कि देखो आनंद के माँ बाप दोनों पुलिस में हैं, बड़े अफसर हैं, तो तू ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, वरना तुझे एनकाउंटर में मार देंगे। लेकिन असली कातिल आपका दामाद अनंत है। और उस लेटर के साथ उसने कुछ एक कॉल डिटेल भेजा, और उसने कहा कि ये कॉल डिटेल देखिए, आनंद का मोबाइल नंबर देखिए, और ये जिस दिन ये कत्ल हुआ 17 दिसंबर, उस दिन बेंगलुरु में इसकी मौजूदगी है इस कॉल डिटेल के हिसाब से। अब जब ये लेटर मिला तो घर वाले पहुंच गए बेंगलुरु। अब बेंगलुरु आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें मिलना है जेम्स रे से। तो वो थाने पहुंच गए पुलिस वाले के पास। तो खैर उमेश एसके ने कहा कि ठीक है, हम आपको मिलवा देते हैं। अब वो जाकर पर्सनली मिले। उन्होंने जाकर मिलने के बाद अकेले में वो मिले और उसने सारी बातें बता दी कि असली कातिल तो वो है, लेकिन चूंकि वो ऊंची पहुंच वाला, उसके माँ बाप दोनों पुलिस में हैं, इसलिए बेंगलुरु पुलिस ने पैसे लेकर मुझे बलि का बकरा बना दिया और असली कातिल को बाहर कर दिया और केस से बाहर कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद माँ बाप बाहर निकलते हैं। उसके बाद जेम्स रे उन्हें एक लेटर देता है और ये सीधे पहुंच जाते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट। और कर्नाटक हाई कोर्ट में एक अर्जी दे देते हैं कि मेरी बेटी का असली कातिल आज़ाद घूम रहा है और एक गलत शख्स को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है, और असली कातिल को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो पावरफुल है, पुलिस फैमिली से आता है, और ये जो इंस्पेक्टर हैं इस केस के जो आईओ हैं ये बिक चुके हैं और इन्होंने सारे सबूत इसलिए मिटा रहे हैं। अब जब सीबीआई कोर्ट के पास ये मामला गया, और इसी के जो कर्नाटक हाई कोर्ट में गया, और उसमें उन्होंने मांग की कि कर्नाटक पुलिस इस मामले की ईमानदारी से जांच नहीं कर सकती, इसलिए हम चाहते हैं इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अब ये अपील कर्नाटक हाई कोर्ट में लेकर पहुंच गए लड़की के पिता, और ख़ुद कातिल ने भी उसमें एक दे दिया कि हमें भी कर्नाटक पुलिस पे भरोसा नहीं है और आप इसकी जांच सीबीआई से कराइए। अब इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आता है और वो कहती है कि ठीक, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और सीबीआई इसकी जांच करे। अब इसी के बाद जनवरी 2011 की बात है ये, जब ये कोर्ट में गए थे। नवंबर 2011, यानी कि ये कत्ल हुआ था दिसंबर 2010 में, लगभग 11 महीने बीत गए। नवंबर 2011 में कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला देती है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अब सीबीआई इस केस को अपने हाथ में ले लेती है। सीबीआई जब इस केस को हाथ में लेती है तो पूरी कहानी पलट जाती है। अब सीबीआई बाकी किसी को नहीं, सिर्फ दो लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तरफ अनंत जो कटक में है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर उमेश। और सीबीआई का ये मानना है कि इस पूरे केस में उमेश ने सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए और उमेश ने ही इस केस को गलत कर दिया, असली कातिल को बरी कर दिया और एक बेचारे जिम इंस्ट्रक्टर को जेल में डाल दिया। अब पुलिस जांच करती रहती है, वो सीबीआई। इस दौरान में इंस्पेक्टर उमेश के जितने भी बैंक अकाउंट, उनके कॉल डिटेल्स, दिसंबर से लेके जब ये मर्डर हुआ, उनके मूवमेंट्स, किन किन लोगों से मिले, मतलब हर चीज़। अब सीबीआई की टीम उमेश की एक तरह से जासूसी कर रही है और उसकी पूरी कुंडली खंगाल दी
कि इसके बैंक में कितने पैसे हैं, इसकी फैमिली मेम्बर में कितने के पास अकाउंट है और किसी रिश्तेदार के पास है नहीं, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सुबह से आता है कहाँ जाता है, इसकी रूटीन क्या है, किन किन लोगों से मिलता उठता बैठता है, इस दौरान में कटक में कितनी बार कांटेक्ट किया, आनंद या उसके माँ बाप से पुलिस वाले कितनी बार कांटेक्ट किया, हर चीज़। अब एक पुलिस वाला इस वक्त एक सस्पेक्ट है, यहाँ उल्टा हो गया अब केस कि वो पुलिस वाला जब तक इस केस की तफ्तीश कर रहा था, अब उसी मर्डर केस में वो एक आरोपी बन चुका है और सीबीआई की तफ्तीश जारी है। सीबीआई अपनी पूरी जांच कर रही है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, कई बार इंट्रोगेशन हुई, इस दौरान में कोई बाकी केस वेस इंस्पेक्टर उमेश को दिया नहीं गया। इसी दौरान अब 2013 आ गया। 2013 में फिर से जेम्स रे ने जो उड़ीसा ह्यूमन राइट कोड जो कमीशन, वहाँ पे एक एप्लीकेशन भेज दिया कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे यहाँ पे इस तरह से बेंगलुरु पुलिस ने फंसाया, मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा, जबरन मुझसे कहा गया कि तुम कबूल लो क्योंकि बड़े लोगों को बचाना है, तो मेरे जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन हुआ है। कमाल देखिए, उड़ीसा हाई जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने बाकायदा 1 लाख का कंपनसेशन कहा कि फ़ौरन दीजिए स्टेट गवर्नमेंट को, उड़ीसा गवर्नमेंट को, और उसके बाद ये ऑर्डर पास कर दिया और 1 लाख रुपए देने के लिए। अब इधर जब इंस्पेक्टर उमेश को पता चला तो वो तो सन्न है कि मतलब एक कातिल जिसको पकड़ के अंदर किया गया उसके ह्यूमन राइट्स के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन ऑर्डर पास कर रही है और दूसरी तरफ सीबीआई उसको एक क्रिमिनल की तरह देख रही है और उसकी लगातार हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, हर विटनेस, हर चीज़, तमाम लोगों से उसकी पूरी जितनी भी है पूछताछ, कॉल डिटेल, और जो कर्नाटक पुलिस, बेंगलुरु पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश की थी वो सारी चीज़ें एक एक कर हर जांच चल रही है। धीरे धीरे वक्त बीता। 2010 का मसला ये पूरा मैटर था। उसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। जब 5 साल बीत जाता है और इन 5 सालों में इंस्पेक्टर उमेश लगातार शक के घेरे में है। 5 साल के बाद अब ये होता है कि जो सीबीआई की टीम जांच कर रही थी वो टीम ही हट गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब एक दूसरी सीबीआई टीम आई, नई सीबीआई टीम, अब वो नए सिरे से तफ्तीश कर रही है। अब नए सिरे से उन्होंने तफ्तीश किया, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। अब इस नई टीम ने एक काम ये किया कि जो शुरुआत में बेंगलुरु पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और जिस बिना पर जेम्स रे को पकड़ा था, उन सबूतों को उसने बारीकी से देखना शुरू किया। उसने थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें हटा दी कि अनंत है, ये फैमिली बैकग्राउंड से आता है, ये पुलिस वाला है, ये रिश्वत वाली बात चल रही है। उसने कहा जो हमारे सामने एविडेंस सबूत है उसमें क्या घालमेल है ये देखते हैं। अब उसने चेक करना शुरू किया। जो सबसे पहली चीज़ चेक की वो ये कि क्या 17 दिसंबर 2010 को अनंत बेंगलुरु में था। जेम्स ने एक कॉल डिटेल दिखाया था, माँ बाप को ही भेजा था कि ये उस दिन वहीं था। जब उस कॉल डिटेल को चेक किया गया सीबीआई की तरफ से तो पता चला कि ये पूरा फर्जी पेज है, ये है ही नहीं टेलीफोन कंपनी जो भी प्रोवाइडर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, एयरटेल या वोडा या जो भी, ये फेक है पन्ना। अब पहली चीज़ वहीं। दूसरी चीज़ अब जो बेसिक देखनी चाहिए थी वो देखी गई कि जो क्राइम सीन था वहाँ से कई ब्लड सैंपल और बाल मिले थे और उनमें सारे जो डीएनए हैं वो अनंत के भी कराए गए थे और जेम्स रे के भी कराए गए थे, लेकिन मैच होता है सिर्फ और सिर्फ जेम्स का, और किसी का मैच ही नहीं हुआ, अनंत का कोई मैच नहीं हुआ। तो फॉरेंसिक एविडेंस भी उसके खिलाफ गए। तीसरा, अब उसके मोबाइल का लोकेशन 17 दिसंबर 2010 मॉर्निंग में सेम टावर जिस टावर के तहत सुरेखा रह रही थी। चौथा, जो गार्ड था उस गार्ड की गवाही, तो उसने कहा हाँ यही था, अनंत उस दिन आया नहीं था। सीसीटीवी कैमरा उस वक्त वहाँ पे था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु पुलिस से एक गलती हुई थी। जिस फ्लैट में ये रहती थी पायल सुरेखा, उसके पड़ोस में एक और रंगडू नाम का एक शख्स रहा करता था, रुंगडू, और वो विटनेस था। कुछ उसने चीख पुकार सुनी थी और इसको जाते हुए देखा था, जेम्स रे को। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो इस विटनेस को भूल गए, मतलब इसके बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन जब सीबीआई की टीम आई तो सीबीआई की टीम उस घर में कई बार गई और उसने फिर लोगों से पूछा एक एक कर, तो ये नया एविडेंस सीबीआई ने तलाशा
एक नया पड़ोसी जो विटनेस था। तो पता चला बाद में वो विटनेस पहुंच गया मुंबई। अब विटनेस को तो ढूंढ लिया, सीबीआई ने उसे बयान लेने के लिए बुलाया, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं, वो चला गया काम के लिए मुंबई। अब ये बात इंस्पेक्टर सुरेश को पता चली, सॉरी इंस्पेक्टर उमेश को। तो उन्हें लगा ये तो मेरे काम का है, जान में जान आई। अब वो अपने खर्चे पर मुंबई पहुंच गया कि भाई उस विटनेस को ढूंढ के लाओ और सीबीआई के सामने करो। तो खैर वहाँ पहुँचे, वो मिला नहीं, लेकिन मैसेज छोड़ कर आए। तो जब मैसेज मिला उस विटनेस को, रुंगड़ू को, तो वो खुद ही पहुँच गया बेंगलुरु और जाके सीबीआई के सामने अपनी उसने गवाही दी। और ये गवाही और उस गार्ड की गवाही और जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट थी, ये तीन चीज़ें ऐसी थी जिससे वो थ्योरी साबित हो गई जो 2010 से इंस्पेक्टर उमेश कह रहे थे। और आखिरकार फिर दूसरी सीबीआई की टीम ने नई चार्जशीट बनाई और इस चार्जशीट में सिर्फ और सिर्फ एक ही को मेन अक्यूज बनाया और वो था जिम इंस्पेक्टर जेम्स रे। और फिर पूरी कहानी उस चार्जशीट में, अनंत या उसके बाकी का किसी का रोल नहीं। और फिर ये मामला कोर्ट में गया, सुनवाई हुई। नवंबर 2019 नवंबर, 9 साल के बाद कोर्ट का फैसला आता है। और कोर्ट का फैसला यही था कि जो बेंगलुरु पुलिस इंस्पेक्टर उमेश की अगुवाई में जिस टीम ने इस केस की जांच की थी, वो हर चीज़ सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में शामिल की, अलग से सिवाय उस एक विटनेस के जो मुंबई चला गया था। बाकी पूरी कहानी वही थी जो बेंगलुरु पुलिस की कहानी थी। और उसी कहानी को सच मानते हुए हाई कोर्ट ने जेम्स रे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद ताउम्र, जब तक जिंदा है तब तक वो जेल में रहेगा। और इस फैसले के साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी ने राहत की सांस ली तो वो इंस्पेक्टर उमेश थे। बाद में इंस्पेक्टर उमेश इस केस के बाद कुछ वक्त पहले ही थे, उनका प्रमोशन भी हुआ और प्रमोशन होने के बाद वो शायद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से के पोस्ट से, वो डीएसपी पोस्ट से रिटायर हुए। लेकिन ये फैसला आने में काफ़ी वक्त लग गया। उसकी वजह ये थी कि जिस वक्त ये केस सीबीआई को दिया गया और जिस वक्त सीबीआई इस केस की जांच कर रही है और इंस्पेक्टर उमेश रेडार पर है एक सस्पेक्ट के तौर पर, उसी साल कर्नाटक गवर्नमेंट ने और कर्नाटक पुलिस ने इंस्पेक्टर उमेश का नाम प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए भेजा था और उन्हें ये अवार्ड मिल भी जाता। लेकिन चूंकि वो एक केस में खुद जांच का विषय बन गए थे, इसलिए ये प्रेस्टीजियस अवार्ड से वो महरूम रह गए। और उसके बाद तो खैर वो डीएसपी बनकर रिटायर हो गए, हालांकि उनको प्रमोशन मिला, लेकिन ये अवार्ड उनकी झोली में आने से रह गया। तो ये थी वो कहानी कि कैसे एक पुलिस अफसर भी कई बार क्रिमिनल और बाकी लोगों के जाल में फंस जाता है। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आप जितने भी बड़े बड़े बहुत सारे लोग आजकल के गैंगस्टर और उनको फॉलो करते हैं या प्रभावित होते हैं कि इनकी क्या ज़िंदगी है, लेकिन असल में बहुत खोखली और डर वाली ज़िंदगी होती है। अंजाम हमेशा ऐसे ही होता है, जेल की तन्हाई, जेल में बीमारी, जेल में और पता नहीं क्या क्या। तो इसीलिए हमेशा ज़िंदगी में अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का बाहुबली, पूर्वांचल का डॉन। और एक वक्त ऐसा था कि पूर्वांचल के जो बाकी सारे लोग थे, चाहे वो ब्रिजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, विजय मिश्रा हो, हरिशंकर तिवारी, ये सारे लोग मुख्तार अंसारी के आगे एक तरह से दब चुके थे। वो खौफ था, वो खौफ का राज कायम किया था एक बेहद पढ़े लिखे अच्छे परिवार से। मुख्तार अंसारी की कहानी मैं आपको डिटेल में सुना चुका हूँ, उसके जुर्म की पूरी दुनिया की कहानी आपको सुना चुका हूँ। आज वो कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि एक सवाल और एक राजनीति भी हो रही है। तो उसमें यह है कि ये कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से मौत है या स्लो पॉइजन। अब ये तो जांच होगी, जांच के बाद जो सच है वो सामने आएगा। लेकिन इस सवाल के बीच में ये पूरी कहानी अगर आपको सिलसिलेवार समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीका से आप इसको शायद समझ पाएंगे। 9 जनवरी 2018 की बात है, अब से 6 साल पहले। मुख्तार अंसारी इसी बांदा जेल में बंद था और उस रोज़ 9 जनवरी को शायद ट्यूसडे था।
मुख्तार अंसारी की वाइफ और उसके बच्चे उससे मिलने के लिए पहले से इजाज़त लेते हैं और बांदा जेल पहुंचते हैं। अब ये लोग बांदा 10:30 बजे सुबह पहुंचे। मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए उस वक्त तक तो जेल में भी आओ भगत सब कुछ चल ही रही थी। तो मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां और बाकी सबको चाय पिलाई गई। चाय पीने के थोड़ी देर के बाद अचानक मुख्तार अंसारी के सीने में दर्द हुआ और वो गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसको देखते ही अफशां भी बेहोश हो गई। दोनों को जेल के डॉक्टरों ने देखा और फौरन फिर बांदा के जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टरों ने दोनों का चेकअप किया और पता चला कि दोनों को दिल का दौरा पड़ा था। ये बात है 9 जनवरी 2018 की। फिर डॉक्टरों ने इलाज किया, कुछ दिन तक अस्पताल में एडमिट, और फिर वापस मुख्तार बांदा जेल में पहुंच गया। मुख्तार को बीपी और शुगर के साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम थी और ये करीब 12-13 साल से लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बाकायदा इसका इलाज चल रहा है। इसका पूरी मेडिकल हिस्ट्री है मुख्तार अंसारी की। लेकिन ये पहली बार था जब जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था, 9 जनवरी 2018। इसके बाद लगभग साल बीता और फिर अगला साल आ गया। अगला साल जनवरी 2019, ये 18 की बात है, और ठीक 1 साल के बाद पंजाब के एक बिजनेसमैन से 10 करोड़ रुपए वसूलने के इल्ज़ाम में पंजाब पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है और सीधे बांदा पहुंचती है। कोर्ट का ऑर्डर दिखाती है और मुख्तार अंसारी को अपने साथ लेकर पंजाब पहुंच जाती है। मामला रोपड़ के ज्यूरिसडिक्शन का था, तो रोपड़ जेल में ले जाकर मुख्तार अंसारी को बंद कर देती है। अब मुख्तार अंसारी बांदा से पंजाब पहुंच गया। पंजाब में वो अब अगले 2 साल तक रहता है। 2019 में गया जनवरी में, और अप्रैल 2021 तक वो रोपड़ में ही जेल में रहता है। अब इस दौरान जब वो जेल से वहाँ गया तो शुरुआत के कुछ महीने में तो यूपी सरकार पुलिस को भी नहीं मालूम कि मुख्तार अंसारी अपने यहाँ है या किसी और स्टेट की जेल में। लेकिन कृष्णानंद राय की फैमिली को जब पता चला तो उन लोगों ने कुछ रिट दाखिल की कि वहाँ क्यों, और फिर पंजाब से खबर आई कि भाई पंजाब में तो रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी की बड़ी आवभगत होती है। एक उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, कहते थे तमाम बहुत सारे आईपीएस और जो जेल के टॉप ऑफिशियल थे वो सारे मेहमान नवाजी में लगे रहते थे मुख्तार अंसारी के। ये भी रिपोर्ट आई है खुद वहाँ के जेल मंत्री की, अब जो नई पार्टी है वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि उस दौर में मुख्तार अंसारी की बीवी को ही बाकायदा मेहमान बनाकर जेल में रखा जाता था। तो अब ऐसे जेल में जहाँ इतनी खातिरदारी हो रही है, कौन उस जेल से बाहर किसी और जेल में जाना चाहेगा। लेकिन ये चीज़ें जेल से बाहर आई तो यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई यहाँ उसके खिलाफ इतने सारे मामले हैं, पंजाब में एक है, तो उसे हमें सौंप दिया जाए। लंबी लड़ाई चली। मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, यूपी में उसकी जान को ख़तरा है, तो इसलिए रोपड़ में ही रहने दिया जाए। उधर पंजाब पुलिस ने भी कहा कि हमारा केस है, हम इसको कैसे छोड़ दें। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि चूँकि 60 से ज़्यादा करीब 65 केसेस टोटल मुख्तार अंसारी पर थे, और उसमें से कुछ कोर्ट में ऑलरेडी जिनकी उस वक्त ट्रायल चल रहा था, कि वापस इसको यूपी भेजा जाए। क्योंकि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के पास एक और रिपोर्ट आई कि ये जो रोपड़ वाला मामला है ये पूरा एक प्लांटेड है। मतलब आमतौर पर मुजरिम जुर्म करने के बाद वो ये कहता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ ये मुजरिम अपने आप को एक दूसरे जेल में रखने के लिए खुद से कहता है कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करो और मुझे अरेस्ट करके वहाँ ले चलो। तो ये रोपड़ केस इसी तरह का प्लांटेड केस बताया गया। जब सारे सबूत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, मुख्तार अंसारी को वापस उसकी जगह बांदा जेल है या यूपी से जो पुलिस है उसके पास जाएगी। मुख्तार अंसारी माफिया डॉन, पूर्वांचल का बहुत बड़ा माफिया, लेकिन बहुत सारे लोग पूर्वांचल में खासतौर पर उसके अपने इलाके में उसको रॉबिनहुड के तौर पर भी देखते थे। अब सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला, मुख्तार अंसारी रोपड़ से 7 अप्रैल 2021 को यूपी पुलिस की पूरी सुरक्षा और तामझाम के बीच
रोपड़ जेल से निकलता है और बांदा की तरफ रवाना होता है। लेकिन उसके निकलने से पहले मुख्तार अंसारी ने चूँकि लगातार अपनी बीमारी और सेहत के बारे में कोर्ट में भी हवाला दे रहा था, तो वो जेल से बाहर व्हील चेयर पर आता है। उसकी तस्वीर भी है, तस्वीर आपको दिखाऊंगा। व्हील चेयर पर आया और बाकायदा फिर पुलिस की वैन में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में बैठ कर वो रोपड़ से बांदा जेल पहुंचता है। अब बाद में ये बात होती है कि भाई एक कैदी को आप वहाँ से यहाँ तक एम्बुलेंस में ला रहे हो, डॉक्टर की कोई वो नहीं है कि ये बीमार है भी कि नहीं है, तो उस पर इंक्वायरी भी बैठी। 7 अप्रैल 2021 को मुख्तार वापस बांदा की जेल में अब पहुंच जाता है। 2018 जो मैंने आपको बताया, 9 जनवरी 2018 को जब पहली बार उसे और उसकी बीवी को बांदा जेल में जब दिल का दौरा पड़ा था, उसके बाद से मुख्तार अंसारी को फिर कोई दिल की प्रॉब्लम नहीं हुई। पर हाँ, उसने कहा था कि मैं बीमार हूँ, व्हील चेयर पर आया। लेकिन 7 अप्रैल 2021 से वो बांदा जेल में बंद था और बिल्कुल ठीक अभी 10 दिन पहले तक, मतलब अगले 7 अप्रैल को 8 दिन के बाद बांदा जेल में आए हुए मुख्तार अंसारी को 3 साल पूरे हो जाएंगे। ये हो जाते क्योंकि अब तो वो है नहीं। तो 7 अप्रैल 2021 को मुख्तार वापस बांदा जेल और सब कुछ ठीक ठाक। 3 साल लगभग बीत गए। किसी फैमिली ने, किसी ने कहीं ये एलिगेशन, ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जब रोपड़ से आप ला रहे थे इसको मुख्तार को यहाँ, तब मुख्तार अंसारी ने कहा था कि मुझे यूपी में अपनी जान का ख़तरा है, यूपी की जेल में यूपी के कुछ लोग उसे मार सकते हैं, साजिशन। लेकिन जब एक बार बांदा पहुँच गया तो फिर ये इल्ज़ाम कभी नहीं लगा, न मुख्तार की तरफ से, न अंसारी फैमिली की तरफ से। और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद रहा। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। 65 मुकदमे थे। पहली बार 8 मुकदमों का फैसला आ गया पिछले 1.5 सालों में, जिनमें से 2 में उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। एक आर्म्स एक्ट में उम्र कैद और एक और दूसरे अवधेश मिश्रा मर्डर केस में, जो कांग्रेस के यूपी चीफ अजय राय के बेटे, अजय राय के भाई, उनका कत्ल हुआ था। और बाकी में इन दोनों में उम्र कैद, बाकी 5 साल, 8 साल, 10 साल। जो मर्डर केस जिसने मुख्तार अंसारी को सुर्खियों में लाया था, बीजेपी के एमएलए कृष्णानंद राय, 2005 में 29 नवंबर को 500 गोलियों से कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला किया गया था और अकेले कृष्णानंद राय को करीब 60 से ज़्यादा गोलियां लगी थी। उस मामले का फैसला अब आया 19 साल के बाद, और उस पर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा हुई। तो अभी 8 फैसले आए, जिसमें 2 उम्र कैद, 5, 8, 7, 10 साल की ऐसी सज़ा हो रही थी। 21 अभी अंडर ट्रायल फैसले आने थे। कुछ में वो बरी हो गया, कुछ की तो मुकदमे की शुरुआत ही नहीं हुई। लेकिन मुख्तार अंसारी और उसके परिवार ने अब भी कोई शिकायत नहीं की कि मुख्तार अंसारी को पॉइजन दिया जा रहा है या जान को खतरा है। 3 साल हो चुके थे रोपड़ से आए हुए, लगभग सब कुछ ठीक चल रहा था। पर तभी 19 मार्च, यानी 9 दिन पहले की बात है, बल्कि 10 दिन, आज 29 है। 19 मार्च की शाम को अचानक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है। मुख्तार अंसारी को पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं और वो लगभग एक तरह से निढाल हो जाता है। फ़ौरन जेल के डॉक्टर आते हैं, उसे देखते हैं, उसका इलाज करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो संभल जाता है। नेक्स्ट डे 20 मार्च को मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी। मुख्तार अंसारी को जितने भी मुकदमे की सुनवाई होती है उसमें कोर्ट नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि ख़तरा है जान को, तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है। तो जब 20 मार्च को पेशी हुई, 19 मार्च की तबीयत ख़राब हुई, 20 मार्च को पेशी हुई मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उस पेशी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी ने जज से कहा, एमपी एमएलए कोर्ट के, कि मुझे कल यानी 19 मार्च की रात को खाने में जहर देकर मारने की साजिश रची गई थी। ये बाकायदा कोर्ट के सामने उसने कहा। उसके बाद बाकी जो बाहर उसके परिवार के लोग हैं, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर, स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है और ये स्लो पॉइजन उसके खाने में मिलाया जा रहा है। 20 तारीख को ये कॉन्फ्रेंसिंग ख़त्म हो गई। 19 को तबीयत बिगड़ी थी, 20 के बाद मुख्तार अंसारी अब ठीक।
20, 21, 22, 23, 24, 25 हफ्ता गुजर जाता है, मुख्तार अंसारी बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर 26 मार्च, 25 मार्च की रात और 26 मार्च की तड़के सुबह 3 बजे मुख्तार अंसारी उठता है और वॉशरूम में जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। जो जेल के स्टाफ थे उनकी नज़र पड़ती है, फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं कि इसकी हालत सीरियस है। मुख्तार अंसारी को फ़ौरन अब बांदा के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र कर देता है जेल का डॉक्टर। 3 बजे की बात है, 3:30 बजे के आसपास सुबह ही तड़के 26 मार्च मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जाता है आनन फानन में। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चल रहा है उसके करीब 1 हफ्ते से टूल पास नहीं हो रहा है, उसको वोमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द है, ये सारी शिकायतें थीं। सुबह करीब 3:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक मुख्तार अंसारी का इलाज उसी बांदा मेडिकल कॉलेज में होता है। यानी करीब वो 17 साढ़े 17 घंटे अस्पताल में रहता है जेल से निकलकर। 8:30 के आसपास डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी तबीयत ठीक है और कोई परेशानी की बात नहीं है, और वो उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद अब जब मुख्तार अंसारी वापस हॉस्पिटल से जेल जाने लगता है तब वो एक स्टाफ से कहता है मेरी फैमिली से बात करा दो। ये मुख्तार अंसारी की आखिरी बातचीत थी जो वो अपने बेटे उमर को फ़ोन करता है, और इस बातचीत के दौरान वो अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि उसे बहुत कमज़ोरी हो रही है, वो चल भी नहीं पा रहा है, व्हील चेयर पर चल पा रहा है, पेट में दर्द है, पिछले कई दिनों से टूल पास नहीं हो रहा है, और भी तमाम चीज़ें। करीब 6 मिनट तक वो अपने बेटे उमर से बात करता है। इसके बाद फ़ोन दे देता है और फिर अस्पताल से उसको जेल पहुंचा दिया जाता है। 26 मार्च की रात करीब 9 बजे बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, और करीब आधा घंटा आप मान कर चलिए गाड़ी से आने जाने में। तो 26 मार्च को वापस रात 9 बजे मुख्तार अंसारी इसी बांदा जेल में पहुंच जाता है। तो 19 से 26 मार्च के बीच में वो 2 बार बीमार पड़ता है। पहली बार 19 मार्च को और फिर दूसरी बार 26 मार्च को जब वो बेहोश होता है। इसके बाद 26 मार्च वो 9 बजे जेल पहुंचता है और बिल्कुल ठीक जेल में ही रहता है। अगले दिन पूरा 27 मार्च बीत जाता है। नॉर्मल मुख्तार अंसारी, कोई दिक्कत नहीं, कमज़ोरी है, बाकी जो डॉक्टर ने दवा दी वो भी खा रहा है। अब 28 मार्च की तारीख आ जाती है, यानी कल शाम 6:30 तक मुख्तार अंसारी बिल्कुल ठीक। आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, 6:35 या 34 पे रोज़ा खोलने का टाइम था, पर मुख्तार अंसारी पिछले कई दिनों से रोज़ा नहीं रख रहा था इसी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो वहाँ के जो जेल स्टाफ है और जो जेल के हेड है उन्होंने हमारे सहयोगी को बताया, जो लखनऊ में है संतोष कुमार शर्मा, कि जैसे ही रोज़ा खोलने का वक्त आया और रोज़ा खोला उसके फ़ौरन बाद मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ये टाइम करीब 6:35 से 6:38 के दरमियान है, कल शाम के, यानी कि 28 मार्च। अब जैसे ही वो बेहोश होकर गिरा तो तमाम जेल स्टाफ पहुँचे, देखा तो उसका हाथ एक तरफ लुढ़का हुआ था और वो बिल्कुल बेहोश था। इससे पहले वो ठीक इसी तरीके से 26 मार्च की सुबह 3 बजे भी बेहोश हुआ था वॉशरूम में। तो जेल स्टाफ को लगा कि ये बेहोश हो गया। फ़ौरन डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी हालत सीरियस है, आप इसको वहीं हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि उन डॉक्टरों ने 2 दिन पहले देखा, वो बेहतर बताएंगे। तो जेल के डॉक्टरों के रेफरेंस पर मुख्तार अंसारी को अब जेल से कल शाम यानी कि 28 मार्च की शाम लगभग 7 बजे के आसपास, तैयारी में और निकालने में टाइम लगा, जेल से निकालकर सीधे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया था अस्पताल में। 7:15 के आसपास मुख्तार अंसारी जेल पहुंच चुका था, लेकिन पूरे रास्ते वो होश में नहीं आया। अस्पताल पहुंचने के बाद फ़ौरन इमरजेंसी में डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, वो अपनी तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी को होश में नहीं ला पाते। 6:35 या 38 के दरमियान जो मुख्तार अंसारी बेहोश हुआ, उसी बेहोशी के आलम में उसकी मौत हो जाती है। बांदा
मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर फिर एक मेडिकल बुलेटिन जारी करते हैं और कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को यहाँ लाया गया और ये मेडिकल बुलेटिन है और इसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ आने के बाद डॉक्टरों की टीम ने कोशिश की, आखिरी लाइन है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। ये मेडिकल बुलेटिन है और डॉक्टरों की ये ओपिनियन है कि मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई। और टाइम है 8:25, यानी 6:35 के आसपास मुख्तार अंसारी बेहोश होता है और 8:25 पर उसकी मौत डिक्लेयर कर दी जाती है। 110 मिनट, 1 घंटा और 50 मिनट। अब इसके बाद हर तरफ तमाम मीडिया में यहाँ वहाँ खबरें आ गई। हम लोग भी रात फिर 12:30-1 तक लाइव पे ही खड़े रहे। इसके बाद अब वो जो पुराने इल्ज़ाम थे, स्लो पॉइजन किया, उसने ज़ोर पकड़ा। और आपको पता है अपने यहाँ राजनीति किस तरह की होती है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें कूद पड़े कि स्लो पॉइजन और पॉइजन अंसारी फैमिली की तरफ से पहले इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। तो उसको देखते हुए अब यूपी सरकार ने एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी है और 15 दिन के अंदर कहा है कि इसकी रिपोर्ट दे। वैसे भी जब एक कस्टडी में कोई कैदी होता है, और चूंकि मुख्तार अंसारी अभी 2 मामले में तो सज़ा हुई उम्र कैद, बाकी 6 मामलों में और सज़ा हुई है, बट अभी भी बहुत सारे मुकदमे बाकी हैं, तो वो जेल में है। जेल का मतलब है कि इस वक्त वो कस्टडी में है, वो भी जुडिशियल कस्टडी में, यानी न्यायिक हिरासत में। तो जब न्यायिक हिरासत में किसी कैदी की बीमारी से या किसी और वजह से मौत होती है तो ऑटोमेटिक उसकी एक जांच होती है जुडिशियल। इसके लिए किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर रिपोर्ट देनी होती है कि ये इसकी मौत की वजह क्या थी, क्यों हुई, कैसे हुई। तो इस इंक्वायरी कमेटी को भी बिठा दिया गया है। अब इसकी रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। लेकिन इन सब के बीच बांदा मेडिकल कॉलेज में आज सुबह लगभग 11:30 बजे 5 डॉक्टरों के पैनल ने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया। 5 डॉक्टरों के पैनल ने इसलिए किया क्योंकि उन डॉक्टरों की टीम को भी पता है कि जो पोस्टमार्टम आज वो करने जा रहे हैं, हो सकता है इसकी रिपोर्ट को लेकर कई बार उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि फैमिली इल्ज़ाम लगा चुकी है, मामला कस्टडी की डेथ की है और मामला स्लो पॉइजन के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये हार्ट अटैक है या स्लो पॉइजन, ये पीएम यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पर बेहतर रोशनी डाल सकती है। और इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी अहम है कि इसको 5 डॉक्टरों के पैनल से करवाया गया और बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी हुई, यानी पूरा पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर था वो सब कैमरे में कैद है। कैमरे में इसलिए कैद किया जाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो देख सकें कि डॉक्टर सही मानों में मौत की वजह जानने के लिए जिस जिस ऑर्गन को उनको कलेक्ट करना है, उसके सैंपल कहाँ कहाँ कैसे करना है, उन्होंने सही तरीके से किया कि नहीं किया। ये बहुत सारे केस में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के पैनल ने कर दिया। अब इसकी रिपोर्ट, शुरुआती रिपोर्ट तो आज शाम तक ही, मतलब रात तक आ जाएगी या सुबह आ जाए। डिटेल रिपोर्ट 2 दिन के अंदर आ जाएगी। तो इससे मौत की वजह आधी पता चल जाएगी। अगर कार्डियक अरेस्ट है तो पूरी पता चल जाएगी। लेकिन अब चूंकि ये मामला इल्ज़ामों के और इसमें राजनीति हो रही है और इल्ज़ाम है स्लो पॉइजन का, तो ऐसे मौत के मामले की जांच के लिए सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी नहीं होता। अगर मामला पॉइजनस का है, पॉइजन के ज़रिए मौत हुई है, तो फिर इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया विसरा की जांच ज़रूरी है। विसरा मतलब पेट की थैली। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, जो भी, वो सारा हमारे पेट की थैली में जाता है। तो अगर खाने में, पीने में, पानी में, किसी चीज़ में मिलाकर उसने अब लिया है मुख्तार अंसारी ने, तो वो उस विसरा की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि क्या कोई पॉइजन पाया गया, कोई जहर, कोई स्लो पॉइजन, तो उससे क्लियर हो जाएगा। थोड़ी बहुत जानकारी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मिल सकती है। अगर कई बार पॉइजन इंजेक्ट किया जाता है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी थोड़ी बहुत निशानियां मिल जाती हैं। लेकिन पूरी तरीके से अगर कहें कि कंफर्म रिपोर्ट जो होती है वो विसरा के आने के बाद होती है। और विसरा की रिपोर्ट आप मान कर चलिए बहुत जल्दी भी होगी तो 20 से 30 दिन, उससे पहले तो आएगी नहीं। तब विसरा रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि इस मौत की असली वजह है क्या। तो ये तो पूरी अब तक की कहानी है। लेकिन इंक्वायरी कमेटी भी
बैठा दी गई है। बट इन सब के बीच में एक चीज़ और है, और वो ये है कि इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी कमेटियां बैठी हैं यूपी में, और इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी जेल के अंदर गैंग वॉर में मौतें हुई हैं। कुछ इसकी झलकियां आप देखिए। एनआईए के एक अफसर तंजील अहमद, इनका मर्डर हुआ था, बहुत सुर्खियों में रहा था मीडिया में। तंजील अहमद के कत्ल के इल्ज़ाम में एक गैंगस्टर मुनीर को फांसी की सज़ा सुनाई थी कोर्ट ने, क्योंकि एनआईए के अफसर थे तंजील अहमद। तो मुनीर को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो फांसी के फंदे तक पहुंचा नहीं, बल्कि 21 नवंबर 2022 को वाराणसी जेल में मुनीर पर जेल के अंदर ही हमला हुआ और उसका कत्ल कर दिया गया। बाद में बीएचयू मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। उसकी इंक्वायरी हुई, बाकी क्या हुआ पता नहीं। 2018, 6 साल पहले, मुख्तार अंसारी के कहते हैं खास शूटर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में एक गैंगस्टर था सुनील राठी, उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस मामले की भी जांच हुई, जांच का अंजाम कुछ नहीं। 14 मई 2021, 14 मई 2021 को मुख्तार अंसारी के ही 3 खास गुर्गे, एक मिराज, एक मुकीम काला और एक अंशु दीक्षित, इन तीनों की चित्रकूट के जेल में कैदियों के बीच में झगड़ा हुआ और इन तीनों की हत्या हो गई। इसकी भी जांच हुई। 2015 में मथुरा की जेल में बंद गैंगस्टर राजेश टोटा, इसको भी जेल के अंदर मार दिया गया। उसकी भी इंक्वायरी हुई, कुछ पता नहीं। इसके अलावा भी लास्ट ईयर 15 अप्रैल 2015, बल्कि 2023, माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों पुलिस हिरासत में थे, और पुलिस हिरासत में दोनों को प्रयागराज के अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के गेट पर पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की हिरासत में दोनों को गोली मार दी गई। 3 लड़के आए और गोली मारकर चले गए। उसकी भी इंक्वायरी बैठी, लेकिन मुझे नहीं मालूम आप लोगों को पता भी है कि नहीं है कि इन सारी रिपोर्ट्स का क्या होगा। एक और इंक्वायरी बैठी है, एक और रिपोर्ट आएगी भी नहीं आएगी, आएगी तो सार्वजनिक भी होगी कि नहीं होगी पता नहीं। तो ये कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी के आखिरी 110 मिनट और उससे पहले उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री अगर देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तार अंसारी को हार्ट प्रॉब्लम थी, और उसका इलाज लखनऊ के बहुत ही मशहूर नामी डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो अपने देश के जाने माने हार्ट के, बल्कि मेरी नज़र में सबसे बड़े सर्जन हैं, वो उसी KGMC से पढ़े हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है लखनऊ में। तो उसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मुख्तार अंसारी का लंबे वक्त तक इलाज चला, और हार्ट का पुराना हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है। साथ में हार्ट की बीमारी के साथ साथ मुख्तार अंसारी BP और शुगर, इन दोनों की बीमारी से भी ग्रसित था। तो ये थी पूरी मुख्तार अंसारी की मौत की कहानी, एक और डॉन का अंत। अब अगर हम बात करें पूर्वांचल में, एक ज़माने में पूर्वांचल बड़ा डिस्टर्ब था। ये तो एक तो ये जो सारा सरकारी ठेका वेका लेना होता ना, यहीं से शुरू होते हैं ये लोग, चाहे वो रेलवे का टेंडर हो, कबाड़ का टेंडर हो, ज़मीन का कब्जाना हो, झगड़ा हो, यहीं से छोटे छोटे लोग इन चीज़ों से शुरू करते हैं और बड़े बड़े गुंडे और माफिया और डॉन बनते जाते हैं, और इनके सर पे हाथ होता है। अफसोस की बात है नेताओं का। तो नेता उनको देखते हैं, फिर उनको पालते पोसते हैं, पुलिस से बचाते हैं, फिर वो नेताओं के लिए इलेक्शन में काम करते हैं, और जब वो थोड़े थोड़े बड़े क्रिमिनल होते जाते हैं तो फिर उनको खुद एक दिन एहसास होता है कि नेताओं के लिए क्यों वोट मांगूं, क्यों ना मैं भी खादी पहनकर मैं भी नेता बन जाऊं, MLA बन जाऊं, MP बन जाऊं। तो फिर क्या है, जुर्म की दुकान भी चलेगी, इधर सियासत की दुकान भी चलेगी, पुलिस भी अपनी, सरकार भी अपनी, और यही हो रहा। आप उठा कर देख लीजिए हिस्ट्री पूरे, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में तो आप देख लीजिएगा, जितने बड़े बाहुबली माफिया डॉन, सभी का राजनीति से साफ साफ रिश्ता है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें क्रिमिनल ना हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे इस देश की अलग अलग विधानसभा हो। वहाँ पे करीब करीब, कम से कम आपको बताता हूँ, 30% के आसपास ऐसे MLA और MPs हैं जो दागी हैं। कईयों पर तो रेप, अटेम्प्ट टू रेप, मर्डर तक के चार्जेस हैं, लेकिन यही है कि आखिरी फैसला आया नहीं, इसलिए साहब सब नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनकर उन्हीं जगहों पे बैठकर वही सारे कानून पास करते हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ, जो कायदे से उन पर लागू होना चाहिए। मतलब कानून तोड़ने वाला खुद बैठकर कानून बनाता है,
इससे बड़ा मजाक क्या होगा। केरल में एक नौजवान जिसकी उम्र 31 साल, नाम नीतीश PR, 12वीं पास, लिखने पढ़ने का शौकीन और ख़ास तौर पर ब्लैक मैजिक, उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन था। तो ब्लैक मैजिक के बारे में उसने खूब पढ़ा लिखा, रिसर्च किया और इसके बाद उसने एक नॉवल लिखा। नॉवल का नाम था महामंथरिकम। महामंथरिकम नॉवल लिखने के बाद अब नीतीश ने डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म पर, ऐसे बहुत सारी प्लेटफॉर्म हैं जिस पे लोग कहानियाँ सुनाते हैं ऑडियो के ज़रिए। जैसे मैं नाम ले लूँगा, कई मैं कहता भी हूँ कि आप ये कहानी इस ऑडियो बुक में सुने। तो ऐसे तरह तरह के हैं हमारे यहाँ बहुत सारे ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म हैं डिजिटल पे जहाँ आप कहानियाँ सुनते हैं। तो नॉवल महामंथरिकम, ये नॉवल जो कहानी थी इसमें, वो कहानी थी एक ऐसे शख्स की जो ब्लैक मैजिक का जानकार है। उसके बाद एक फैमिली के टच में आता है, फिर उस फैमिली के लोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, फिर एक बच्चे का कत्ल होता है, फिर घर का मुखिया गायब हो जाता है। तो इसी के इर्द गिर्द और उसी में ये पूरी ब्लैक मैजिक और उसकी कहानी थी। तो ऑनलाइन डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम था प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि एक केरल में है और इसके ज़रिए लोग कहानी सुनाते हैं ऑनलाइन। तो नीतीश ने 2018 में इसी डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म प्रतिलिपि पर एक कहानी के 6 एपिसोड सुनाए और ये कहानी थी एक ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बदला, खौफ, रिश्ते, अपवित्र रिश्ते, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये पूरी एक सीरीज थी जिसके 6 एपिसोड थे। तो ऑडियो बुक के तौर पर ये कहानी प्रतिलिपि, जो एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म नाम की जो भी कंपनी कहें आप, उस पर नीतीश ने ये सुनाई 6 एपिसोड 2018 में। इत्तेफाक से लोगों को ये कहानी बड़ी पसंद आई क्योंकि वैसे भी मिस्टीरियस, भूत प्रेत, जादू टोना, खौफ, बदला, थोड़ा लोग ज़्यादा इसको ध्यान से सुनते हैं। तो नीतीश ने भी इसको जिस अंदाज में सुनाया और जिस तरह की कहानी थी, 6 एपिसोड में एक पूरे फैमिली की कहानी, उसको लोगों ने सुना। और उस वक्त 2018 की बात है, करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन ये कहानी सुनी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और फिर ये भी कहा कि आप इसी तरह की सीरीज़ और सुनाएं और कहानियाँ लाएं। नीतीश का भी हौसला बढ़ा, लोगों को पसंद भी आया। उधर उसके जो नॉवेल महामंथरिकम, वो भी लोग खरीद के पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन तभी 2 मार्च 2024, इसी महीने 25 दिन पहले की बात है, केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है कटप्पना, कटप्पा याद आ गया लेकिन ये कटप्पना है। तो इसी कटप्पना शहर में 2 लोगों को केरल पुलिस गिरफ्तार करती है। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में चोरी करने की कोशिश की थी। कोशिश क्या, चोरी कर भी ली थी। लेकिन CCTV फुटेज और बाकी चीज़ों के सहारे पुलिस चोरों की तस्वीर देखती है और उसके बाद 2 चोरों को आइडेंटिफाई करती है। उनमें से एक का नाम था विष्णु और दूसरे का नाम था नीतीश PR। वही नीतीश PR जिसने 6 सीरीज में जो प्रतिलिपि ऑडियो प्लेटफॉर्म उस पर कहानी सुनाई, जिसने नॉवेल लिखा भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर। तो एक नॉवेल लिखने वाला राइटर, एक स्टोरी सुनाने वाला स्टोरी टेलर, चोरी के मामले में अब पुलिस के रडार पर। पुलिस उसका पता सुराग ढूंढते ढूंढते एक घर में पहुंचती। अब ये दोनों, विष्णु और नीतीश, पुलिस के कब्जे में। कब्जे में लेने के बाद अब चोरी का माल भी बरामद करना था, तो उनसे पूछताछ होती। फिर ये होता कि घर में तलाशी लेते हैं, शायद ले जाकर चोरी का माल रखा हो। तो पुलिस फिर से घर के अंदर की तलाशी लेती है। इत्तेफाक से एक कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाहर से घर के अंदर। पुलिस उस दरवाजे को खोलती है, जब अंदर जाती है तो चौंक उठती है, देखती है 2 महिलाएं, एक थोड़ी एजेड एक थोड़ी यंग, उस कमरे के अंदर बंद है। उन दोनों को बाहर निकाला गया तो देख कर ये लगा कि इनकी हालत बहुत ख़राब है। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो लगा कि इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। पुलिस बड़ी हैरान,
कि एक शहर के घर के अंदर 2 महिलाएं इस तरह से कैद। खैर उनको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद ये पता किया गया कि भाई इनका कोई फैमिली मेंबर रिलेटिव कोई हो। तो अब छानबीन शुरू हुई तो पता चला हाँ इनके जो गार्डियन है उनका नाम है विजयन, और विजयन इत्तेफाक से लास्ट ईयर 2023 के सितंबर से गायब है। 2 महिलाएं घर के अंदर कैद हैं। घर का मुखिया सितंबर से गायब है, उसका कोई पता नहीं। अब पुलिस हैरान। अब अड़ोस पड़ोस के लोगों से, पंचायत से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि ये कुछ वक्त पहले यहाँ पे ये फैमिली किराए पर आई थी, लेकिन कभी भी किसी बाहरी शख्स को इन लोगों ने अपने घर के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। जो दोनों नीतीश और विष्णु बस यही आते थे। उन्होंने कहा कभी घर के बाहर उन्होंने किसी महिलाओं के कपड़ों को सूखते हुए भी नहीं देखा है। आमतौर पे जैसे होता है कि धोने के बाद बाहर डाल देते हैं, जिससे अंदाज़ा हो जाता है घर में महिलाएं भी हैं, और कोई अंदर जा नहीं सकता था, इसलिए किसी को पता नहीं कि इस घर के अंदर 2 महिलाएं भी रहती हैं। अब पुलिस हैरान कि इतनी गोपनीयता और इनको कैद करके रखने की वजह क्या है। अब पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस फिर हैरान हो जाती है। पता चला कि जो नीतीश के साथ दूसरा उसका साथी चोर विष्णु, वो कोई और नहीं है बल्कि उन्हीं 2 महिलाओं में से एक का भाई और एक का बेटा है। अब एक बेटे ने और एक भाई ने अपनी माँ और अपनी बहन को एक घर में कैद कर रखा है, और इस हद तक कैद कर रखा कि उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही। और उसी बेटे का बाप सितंबर 2023 से गायब है। अब ये कहानी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों चोर, दोनों से पुलिस ने पूरी पूछताछ कर ली, तमाम कोशिश कर ली। अब नीतीश के बारे में पुलिस ने कहा कि ज़रा इसको छानबीन करो, तो पता चला नीतीश उसी केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, कटप्पना शहर का। 12वीं तक उसने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद 12वीं के बाद वो इधर उधर भटकता रहा। फिर उसे अचानक ब्लैक मैजिक का शौक़ हुआ। उसने उसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। फिर उसी कटप्पना शहर में रहने वाले विजयन के वो संपर्क में आया। विजयन के घर में विजयन, उनका बेटा विष्णु और उनकी पत्नी और बेटी थी। तो ये वो भी कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र पर बिलीव करते थे। नीतीश ने उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई कि विजयन का उस पर भरोसा कायम हो गया कि ये शख्स बहुत ज्ञानी है, बहुत कुछ जानता है। अब वो उसके ब्लैक मैजिक में जो वो कहता उसकी मदद करते हैं, उनको लगता उनकी ज़िंदगी पलट जाएगी, सब अच्छा होगा। तो जब ये दोनों रिश्तों के बारे में पता चला तो पुलिस ने फिर हर तरफ से पड़ताल करने के बाद अब तसल्ली से जब पूछताछ की तो आखिरकार पुलिस की नज़र जाकर ठहरी उस नॉवेल पर, जो नॉवेल जिसका नाम महामंत्रिकम, जो नीतीश ने लिखा। अब ये विजयन की पूरी फैमिली की कहानी जो पुलिस ने जांच की, पता चला ये 4 लोग हैं फैमिली में, सब कुछ ऐसा है, एक बेटी है, पत्नी है, और ये भी तंत्र मंत्र के शौकीन। उनके अंदर भी कुछ मतलब कुछ पाने की हसरत इसी काला जादू के ज़रिए। इत्तेफाक से इस नॉवेल का पूरा थीम यही था, और इस नॉवेल की पूरी कहानी जो थी, जो नीतीश ने लिखी थी, वो एक फैमिली की ही कहानी थी। कैरेक्टर के नाम बदले हुए थे, लेकिन उसके नॉवेल में भी 4 कैरेक्टर थे, इस घर में भी 4 कैरेक्टर थे। उसके नॉवेल में भी लगभग सबकी उम्र जो बताई गई थी वैसे वैसी उसके कैरेक्टर की उम्र थी। तो पुलिस को लगा कि ये कैसे हो सकता है। बात 2018 की है जब ये नॉवेल लिखी गई, 17 के एंड में, और 18 में उसने ऑनलाइन ये कहानी भी सुनाई। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं जो इस फैमिली की कहानी है वही इस नॉवेल की कहानी है। लेकिन फिर पुलिस का माथा ठनका। उस नॉवेल में कुछ और चीज़ें थी। उस नॉवेल में था एक न्यू बॉर्न बेबी का मर्डर, कत्ल, कि जिसके पैदा होने के 3-4 दिन के अंदर अंदर उसका कत्ल हो जाता है। ये उस नॉवेल में लिखा हुआ था। अब पुलिस को लगा कि इस घर में 4 लोग, विजयन, उनकी वाइफ, उनकी भी उम्र 60 के आसपास, बेटा विष्णु, उसकी शादी नहीं हुई, और एक बहन विष्णु की और विजयन की बेटी जो कि कुमारी है। तो इस घर में फिर न्यू बॉर्न बेबी कहाँ से आ सकता है। अब पुलिस ने इसकी तफ्तीश करनी शुरू की। इस दौरान में दिक्कत यह आई कि कई घर विजयन की फैमिली ने बदल डाले थे।
उनका अपना घर था जिसको उन्होंने बेच दिया करीब 80 लाख रुपए में उस दौर में। फिर उन्होंने किराए का घर लिया और लगातार नीतीश इनके साथ साथ रहता था। तो साथ होना, घर बेचने, ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। लेकिन पुलिस को परेशान कर रही है उस नॉवेल का वो कैरेक्टर जो 3 या 4 दिन का एक बच्चा है और जिसकी मौत हो जाती है। पुलिस को लगा कि अगर नॉवेल के हर किरदार, पूरी कहानी का बेस विजयन की फैमिली से मिल रहा है तो फिर इस बच्चे का सच भी कहीं ना कहीं तो होगा। अब पुलिस ने और कुरेदना शुरू किया। इस जांच के दौरान अब पुलिस के पास बहुत सारी जानकारी मिल चुकी थी। अब लगा कि पुख्ता सबूत अगर हासिल करना है तो इन दोनों में से किसी एक का मुंह खुलवाना होगा, विष्णु और नीतीश। नीतीश बेहद घाघ था, पुलिस को लग गया था कि ये घुमा रहा है और ब्लैक मैजिक ये वो तो पुलिस वालों को ही दिखाना शुरू कर चुका था। तो विष्णु, पुलिस ने उसके इमोशन को जगाने की कोशिश की कि तुम्हारा फादर गायब है, तुम्हारे घर में तुम्हारी 2 जो बहन और माँ है उनकी हालत ऐसी है, कैद है, तुम कैसी औलाद हो। आखिरकार विष्णु टूट गया और फिर उसने कहानी सुनाई। जब उसने कहानी सुनाई तो फिर नीतीश के पास भी कोई चारा नहीं था। अब नीतीश ने भी फिर अपनी कहानी सुनाई और जो दोनों ने कहानी सुनाई वो कहानी अब आपको मैं सुनाता हूँ। 12वीं की पढ़ाई के बाद अचानक ब्लैक मैजिक का शौक हुआ। उसके बाद वो काला जादू के लिए तंत्र मंत्र, ओझा, इन सब के चक्कर काटने लगा। इसी दौरान वो इधर उधर भटकता, बहुत सारे परिवारों से मिलता, उनसे कहता कि आपके दुख दर्द ये सब दूर कर दूंगा। कुछ कुछ वो करता, लोग उससे प्रभावित होते। और इसी दौरान एक रोज़ इत्तफाकन उसकी मुलाकात विजयन फैमिली से हो गई। जब विजयन फैमिली से हुई तो उसने इत्तफाक से विजयन फैमिली के लोग भी की कमज़ोर कड़ी यही सब ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र ये था कि इससे उनकी बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाए, बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। अब यहाँ पे नीतीश ने उनके इस कमज़ोरी से खेलना शुरू किया और उसने कुछ कुछ चमत्कार टाइप की चीज़ें दिखाई, वो प्रभावित होते गए। अब उसका घर आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान में जब घर आना जाना शुरू हुआ तो विजयन की बेटी के साथ नीतीश के रिश्ते कायम हो गए। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उसका अंजाम ये हुआ कि 2016 में विजयन की बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब चूंकि शादी हुई नहीं, समाज बिरादरी में क्या कहें। अब ये बात नीतीश और विजयन को भी पता थी और विष्णु को भी। लेकिन ये परिवार इतने चंगुल में आ चुका था कि नीतीश ने कहा कि ये सब उसके ब्लैक मैजिक का एक पार्ट है। उसके बाद जब चौथा दिन हुआ था उस बच्चे को जन्म हुए तो नीतीश ने बाकायदा विजयन और विष्णु के साथ मिलकर उस बच्चे का मर्डर किया और उस बच्चे का कत्ल करने के बाद उसे ले जाकर दफना दिया। यानी इस कत्ल में खुद विजयन और विष्णु ने उसका सपोर्ट किया और साथ दिया, और ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के नाम पर। अब इसके बाद पूरी तरह से विजयन और विष्णु नीतीश के कंट्रोल में था। वो जैसा कहता वो लोग वैसे ही करते। फिर उसने कहा कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, इस घर को छोड़ो और एक नया घर लो, इसको बेच दो। उन्होंने घर बेच दिया, पैसे किराए पे लिया। उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल नीतीश ने भी किया। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसने कहा कि ये जो काला जादू और सारी चीज़ें हैं ये इशारा कर रही हैं कि हमें कुछ चोरी करनी चाहिए। विष्णु तैयार हो गया क्योंकि वो भी बुरी तरह से उसके शिकंजे में था। उसके बाद उसने कई जगह चोरी की। धीरे धीरे उसने अपने इस क्राइम में विजयन को भी शामिल कर लिया और ये सिलसिला चलता रहा। उधर काला जादू और ब्लैक मंत्र जो भी था उसके नाम पर उनके घर की दोनों महिलाओं के दिमाग पे असर होना शुरू हो चुका था। फिर लगा कि अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, घर बेचकर इसने दूसरी जगह किराए पे घर लिया, फिर तीसरी जगह लिया। फिर 2018 आते आते इसने नॉवेल लिख डाला इसी घर की कहानी और उस 4 दिन के बच्चे के ऊपर। और फिर बाकायदा उसको मौका मिला, उसने जाकर ऑनलाइन ऑडियो प्लेटफॉर्म पर वो कहानी सुना दी। इसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। फिर इसने घर बदला ताकि शक न हो। विजयन भी साथ थे, लेकिन अगस्त 2023 में विजयन को एहसास हुआ कि शायद नीतीश के चक्कर में वो अपना घर बार सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और ये काला जादू और ये सब कुछ नहीं है। उनकी पत्नी, उनकी बेटी, इन सब की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। बेटा भी चोरी के रास्ते पर चल पड़ा है और अब एक तरह से वो उन लोगों के ऊपर रूल करने लगा था, क्योंकि बहुत सारे राज का भी भागीदार था वो,
कि मैं तो फंसूंगा, तुम लोग भी अंदर जाओगे, ये कत्ल किया इसमें तुम दोनों भी शामिल हो। तो वो सब परेशान। लेकिन अगस्त 2023 में विजयन ने अचानक फैसला किया कि अब वो और नीतीश का साथ नहीं देंगे, और उन्होंने नीतीश से कहा कि अब तुम हमारी जिंदगी से निकल लो। नीतीश को एहसास हो गया कि अब विजयन शायद कहीं जाकर पुलिस तक को कुछ बात ना बता दे। उसने विष्णु को कहा कि देखो, अगर तुम्हारे बाप ने कुछ खोला तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। इसके बाद दोनों ने तय किया कि विजयन को रास्ते से हटा देते हैं। एक बेटे ने अपने बाप के कत्ल में एक जादू टोना करने वाले का साथ दिया। इसके बाद अगस्त 2023 में जिस घर में ये लोग पहले रह रहे थे किराए पे, उसी घर के अंदर विजयन का कत्ल कर दिया गला घोंटकर, और उसी घर में कमरे के अंदर गड्ढा खोदकर विजयन की लाश को दफना दिया। ये सब करने के 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने किराए का घर भी वो छोड़ दिया और फिर आ गए वो नई जगह पर, जिस जगह से ये दोनों गिरफ्तार हुए और जिस जगह दोनों महिलाएं कैद थी। पुलिस ने दोनों महिलाओं को अस्पताल भेजा है, उनका इलाज चल रहा है, और अब यह है कि शायद उनके इलाज के बाद उनका बयान हो और कुछ चीज़ें आएँ। लेकिन जो सबसे बड़ा सबूत मिला पुलिस को, वो उन दोनों के बयान के बाद जिस पुराने घर में उन्होंने विजयन का कत्ल करके लाश को दफनाया था, वहाँ से उसकी बॉडी बरामद हो गई। विजयन की बॉडी के पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ें हो गई हैं ताकि ये साबित हो सके कि वो विजयन है। और अब पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करने के बाद पूछताछ की। फिलहाल दोनों यानी कि नीतीश और विष्णु जुडिशियल कस्टडी में जेल में है, इसी केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। तो अब इस कहानी का सार ये है कि कातिल पहले जादू टोना की बात करता है, फिर उसी जादू टोना के नाम पर एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। इसके बाद 4 दिन के पैदा हुए उस बच्चे का कत्ल करता है, और फिर थोड़ा वक्त बीतता है। उसी फैमिली को अपने चंगुल में लेने के बाद वो एक नॉवेल लिखता है, और यही कहानी 6 एपिसोड में ऑनलाइन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर सुनाता है, अपने ही हाथों से किए गए कत्ल की कहानी को। और इसके बाद फिर वो दूसरा कत्ल करता है। 8 साल 2016 में उसने ये कत्ल किया था 4 दिन के बच्चे का, 2023 में किया विजयन का, और उसके बाद 2024 अभी 2 मार्च को अरेस्ट हुआ है। 8 साल तक इस कहानी पे पर्दा पड़ा रहा। और अगर केरल पुलिस की माने तो चोरी के मामले में ये दोनों गिरफ्तार हुए थे, और ये मामला जाकर रुकेगा 2 कत्ल के केस पर। इस केस का खुलासा तब तक मुमकिन नहीं था अगर खुद कातिल ने वो नॉवेल न लिखा होता, और कातिल ने खुद इस कत्ल की कहानी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर न सुनाई होती, तो शायद विजयन और उस 4 दिन के बच्चे की न कभी लाश का पता चलता न कत्ल का। लेकिन हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। तो शुरुआत में मैंने आपसे इसीलिए कहा था क्योंकि इस कहानी को जब मैं रिसर्च कर रहा था और बात कर रहा था, सोच रहा था, तो मैंने कहा यार कहानी तो मैं भी सुनाता हूँ, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकता जो नीतीश ने किया। लेकिन हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर बहुत होशियार है, तो मुझे मालूम था कि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स बाद में करें, तो मैंने कहा कि पहले खुद ही से कर देता हूँ। बाकी अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों की राय का हमेशा स्वागत रहता है। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले भी अपना सिलसिला। आज हर्ष गोठी, हमारे चिराग गोठी स्टार, डेली आप उनकी सुनते हैं, वो क्या नाम है, बतौलेबाजी करते हैं वो, और वो सिर्फ उस पर नहीं करते हैं, दिन भर ऑफिस में भी करते रहते हैं। तो आज उनके 3 अनमोल रत्न में से एक बीच वाले हर्ष गोठी का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे हर्ष, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, और जैसे पापा चाहते हैं अच्छे क्रिकेटर बनो। चिराग को क्रिकेट का बहुत शौक है, अभी भी खेलता है। तो हैप्पी बर्थडे हर्ष। इसके अलावा आज मीनाक्षी मैम, इनका भी आज जन्मदिन है। तो मीनाक्षी मैम हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। और आज 60वां मतलब जन्मदिन है मीनाक्षी मैम का, और शायद इसी महीने वो रिटायर भी हो रही हैं। मॉडर्न स्कूल में पढ़ाती हैं दिल्ली के 12 खंबा रोड पर,
बहुत ही अच्छी और सज्जन मीनाक्षी मैम, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें और रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी आपकी एकदम और भी ज़्यादा गुलजार हो, यही मेरी दुआ है। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। साथ ही आज आरुषि बिंद्रा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरुषि, आप हमेशा अच्छे रहें। निधि, रामाशीष और किट्टू, निधि और रामाशीष इनके मॉम डैड हैं, तो आरुषि हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा कौशल, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कौशल। और भेजा रवि शर्मा ने है। महेश केमकर साहब, इनका भी जन्मदिन बल्कि 25 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे महेश भाई। और ये भेजा है प्रीति जी ने, उनके पति हैं महेश और बेटा तनिष। नीलेश, इनका सवाल है कि किसी भी केस में गवाहों की तादाद कितनी होनी चाहिए, कितने गवाह पेश हो सकते हैं, और क्या फैसले के ऐन वक्त तक भी कोई गवाह कोर्ट में हाजिर हो सकता है। तो नीलेश भाई, कानून में कहीं ये नहीं है कि किसी एक केस में कितने गवाह होंगे, मिनिमम या मैक्सिमम नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी उस केस से जुड़ा हुआ है, और दोनों ही गवाहों का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस भी, दोनों में से जिसको भी लगता है कि ये गवाह उसके इस केस में उसके हक में फैसला करवा सकता है, वो उन गवाहों की एक लिस्ट तैयार करता है और फिर उन गवाहों की लिस्ट दोनों में आदान प्रदान किया जाता है, तो डिफेंस में भी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी। और फिर उन गवाहों को कब कैसे बुलाना है, कोर्ट के जरिए सम्मन दिया जाता है या नोटिस दिया जाता है और बुलाया जाता है। तो गवाह एक भी हो सकते हैं, कई बार तो कोई गवाह ही नहीं होता है, और गवाह 1000 भी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा गवाह, इसका मतलब है उतनी लंबी हियरिंग। मुझे पता है आपने ये सवाल क्यों पूछा, शायद आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा केस, तो उसमें अब जैसे टोटल 182 शायद गवाह है श्रद्धा केस में, जिसमें से अभी 70 या 75 गवाहों की गवाही बाकी है। अब ऐसा नहीं है कि गवाह एक बार जो फाइनल हो गए उसके बाद वही गवाह होंगे। अगर मान लीजिए केस की आखिरी हियरिंग चल रही है, यहाँ इवन कि फैसले का वक्त है, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गवाह मिलता है जो पूरे केस को बदल सकता है, तो कानून हमेशा ये कहता है कि उस गवाह को मौका ज़रूर देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये अदालत को लगे कि आप एंड टाइम पर अब फैसले का वक्त आ गया और कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए फर्जी गवाह तैयार करके या तारीख लेने, कोर्ट अगर ये यकीन कर लेता है तो फिर आपके खिलाफ एक्शन भी ले आ सकता है। तो गवाहों की तादाद कोई फिक्स नहीं है और गवाह किसी भी केस के स्टेज पर आ सकते हैं। प्रशांत कुमार, इनका एक सवाल है कि डिटेंशन और अरेस्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो डिटेंशन का मतलब होता है एक तरह से हिरासत में रखना, रोकना, पूछना, और अरेस्ट का मतलब होता है ऑफिशियली आपकी गिरफ्तारी। डिटेंशन में जब किसी को डिटेन किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अरेस्ट हो गया। जैसे किसी केस में पुलिस को शक है मुझ पर कि मैं शायद इस केस में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन उसके पास, पुलिस के पास इतना पुख्ता सबूत नहीं है कि मैं ही हूँ, तो अब शक तो है, सबूत नहीं है। तो ऐसी सूरत में शक को सबूत में बदलने के लिए पुलिस चाहे तो मुझे बुलाकर पूछताछ कर सकती है, और उस वक्त वो चाहे तो जितने घंटे पूछताछ कर सकती है। मुझे बिना अरेस्ट किए वे 24-48 घंटे भी बैठा कर रख सकती है, बीच में 1 घंटे की छोड़ देगी, ताकि ये भी ना हो कि भैया 24 घंटे से थाने में है, क्योंकि अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब आपको डिटेन करते हैं तो उसमें ये शर्त नहीं होती, क्योंकि अगर मान लीजिए थाने में 24 घंटे से बैठाया हुआ है और अरेस्ट भी नहीं कर रहे, कोर्ट में पेश भी नहीं कर रहे हैं, तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकती। पुलिस वाले कहेंगे भैया अरेस्ट कहाँ किया जो कोर्ट में पेश करना है, हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बैठाए रखा है, कौन सा इनको अरेस्ट कर रखा है, जहाँ जाएँ हो आए। अब वो घर भी भेज देंगे, उसके बाद फिर फ़ोन आएगा या 2 पुलिस वाले आएंगे, ज़रूरी सवाल और याद आ गया, जी दोबारा पूछताछ के लिए। तो डिटेन जब डाउट होता है लेकिन सबूत नहीं है पुख्ता, तो पुलिस कर सकती है और पूछताछ करती है, उसमें गिरफ्तारी नहीं है। और अरेस्ट का मतलब है फिर तो पेपर पे आप अरेस्ट हो गए, और अरेस्टिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को उस कोर्ट के अंदर पेश करना होगा जो उस जुरिडिक्शन में आता है। अगर 24 घंटे में अरेस्टिंग का टाइम सपोज अगर FIR में दोपहर के 12 बजे है, तो अगले दिन दोपहर 12:01 से पहले आपको कोर्ट में पेश करना होगा। और अगर 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करती है तो पुलिस के खिलाफ एक्शन होता है और वो शख्स बेल का भी हकदार हो सकता है।
लेकिन अरेस्टिंग टाइम मैच होना चाहिए। तो इसलिए कई बार पुलिस करती है कि अरेस्ट तो कर लिया सुबह, दिखाएगी शाम को। क्यों? अगले दिन शाम तक का टाइम मिल गया कोर्ट में पेश करने के। 9 को लस के घर में एक बेटी पैदा हुई, 5 दिसंबर 1997। 2 बेटे थे, दोनों बेटों की अब उम्र हो गई थी करीब, एक 5 साल, एक 7 साल। और अब उसके बाद लंबी मिन्नतों और दुआओं के बाद लस को एक बेटी हुई। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम रखा डेलिमार वेरा। डेलिमार वेरा जब पैदा हुई उसी वक्त उसकी आंखें, उसके गाल, उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। लस को लगा कि उसे ऐसी ही बेटी चाहिए थी। अच्छा, लस के जो दोनों बेटे थे उनके दोनों बेटों के गालों पे एक जैसे डिंपल पड़ती थी। तो जब ये बेटी हुई तो उसी वक्त उसे लगा कि इसको भी कुछ इसी तरह से डिंपल आएंगे। अब लस भी खुश, लस को खुश देखकर उसका पति वेरा भी खुश। करीब 10 दिन बीत गए। 10 दिन के बाद अब माँ बिल्कुल स्वस्थ थी बेटी को जन्म देने के बाद। तो डेविड वेरा ने बल्कि फेड्रो वेरा, माफ़ कीजिएगा, एक छोटी सी पार्टी रखी घर में बेटी के पैदा होने की खुशी में, और अपने फैमिली मेंबर तमाम क्लोज जो थे और दोस्त उनको बुलाया। शाम को पार्टी हुई। तारीख थी 15 दिसंबर 1997। रात हुई। अब सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए। घरों को जाने के बाद अब इस घर में जो बाकी सामान वामान था पार्टी का सब समेटने लगे। लस ने अपने दोनों बेटों को कमरे में सुला दिया और जो 10 दिन पुरानी उसकी बेटी थी, 10 दिन ही हुए थे पैदा हुए, डेलिमार वेरा, उसको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाकर जिस कमरे में वो सोती थी वहाँ उसने उसको लिटा दिया। अब नीचे आकर वो अपने हस्बैंड और एक और रिलेटिव थे उनके साथ सारे बर्तन साफ करने लगी। करीब 15 मिनट के बाद अचानक जब सब ये लोग नीचे थे सफाई कर रहे थे, अचानक ऊपर से एक शोर या एक धमाके टाइप की आवाज़ सुनाई दी। सब ऊपर भागे तो देखते क्या है कि डेलिमर के कमरे में आग लग चुकी और धुआं उठ रहा और आग बहुत तेज है। लस की 10 दिन की बेटी उस कमरे के अंदर थी। अपने हाथों से वो 15 मिनट पहले सुला कर आई थी। अब जब कमरे में आग, वो अंदर भागने लगी। उसके पति ने, उसके एक फैमिली फ्रेंड थी, उसने उसको पकड़ कर खींचा क्योंकि अंदर जाने का मतलब मौत। लेकिन वो चीख रही है अपनी बेटी के लिए और आग की लपटें इतनी तेज कि अंदर जाने का मौका नहीं। तब तक फायर ब्रिगेड पुलिस को फ़ोन कर दिया गया। रो रो कर बुरा हाल। पुलिस की टीम आती है, फायर ब्रिगेड की टीम आती है। उस कमरे में कुछ नहीं बचता, सब कुछ जलकर खाक। फिर पुलिस जांच करती है तो पाती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अब लेकिन उस कमरे में उसकी बेटी नहीं मिली। तो फिर पुलिस ने जब छानबीन की तो उस कमरे से कुछ हड्डियां मिली। पुलिस ने उन हड्डियों को देखा और बाकी सीन ऑफ क्राइम देखा। 1 महीने के बाद पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। इस आग को एक हादसा बताया और साथ ही ये कि इस आग में 10 दिन की लस की बेटी डेलिमारा की मौत हो चुकी है। ये खबर और पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन आने के बाद अब लस ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं। अपने आप को कोस भी रही है कि उसने उसको ले जाकर उस वक्त ऊपर कमरे में अकेले क्यों सुलाया। माँ अपने आप को दोष दे रही है, दोषी मान रही है खुद को, लेकिन फिर भी उसे यह है कि नहीं, मेरी बेटी मर नहीं सकती। इतना ऊपर वाला पत्थर दिल नहीं हो सकता कि मेरी बेटी को मुझे दे और 10 दिन के अंदर छीन ले। वो रोती बिलखती चीखती और अपने पति, तमाम रिश्तेदार जो आते हैं उसको समझाने के लिए, वो उनके ऊपर चीख पड़ती और कहती कि नहीं, मेरी बेटी का मातम मत मनाओ, मेरी बेटी जिंदा है। धीरे धीरे लगा एक बेटी की मौत हुई, माँ के दिल में सदमा है कि शायद समझने और समझाने से वक्त के साथ ये जख्म भर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लस अपनी बेटी को भूलती नहीं और लगातार कई बार वो पुलिस के पास चली गई कि आप ठीक से जांच कीजिए, मेरी बेटी जिंदा है। पुलिस वाले कहते हैं मैं कैसे करूं, कमरे से हड्डियां मिली है, आग इस तरीके की थी, किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। अब पति भी धीरे धीरे परेशान होने लगा। फेड्रो वेरा को लगा कि उसकी बेटी की वजह से उसकी बीवी की दिमागी हालत अब खराब होती जा रही है। अब जब भी वो बेटी की बात करती, दोनों पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता। धीरे धीरे ये झगड़ा और बेटी की मौत की ये जो उसके दिल दिमाग में बैठ गई थी एक माँ के,
रिश्ते इतने खराब हुए कि फेड्रो वेरा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। लस के ऊपर वैसे ही गम का पहाड़ था, लेकिन अब उसे लगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये अपनी बेटी की इस मौत के सदमे से उबर नहीं पा रही और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें घर में हो रही हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक के बाद अब वो अपना अलग रहने लगा, लेकिन लज अब भी अपने दोनों बेटों के साथ रह रही है और पति उसका आता भी। और उसके पति के जो रिलेटिव थे, माँ बाप, पेरेंट्स, भाई बहन, उन सब के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे थे। मतलब बेशक पति पत्नी में डिवोर्स हो गया, लेकिन दोनों फैमिली में मोहब्बत उतनी ही थी। वो लोग भी आते, उसके दोनों बेटियों के दादा दादी भी आते, घर में मिलते, बल्कि खुद वेरा भी आता, उसका हस्बैंड पेड्रो का, वो भी मिलता। एक दोस्त की तरह थे, लेकिन डिवोर्स हो चुका था। धीरे धीरे वक्त बीता, 6 साल बीत गए। 1997 का ये इंसिडेंट था और उसके बाद 6 साल बीत जाते हैं। बिल्कुल 2004 की शुरुआत, जनवरी का महीना, 24 जनवरी की तारीख, साल 2004। अब भी तमाम इस बीते वक्त के बावजूद एक माँ की ममता कम नहीं हुई। लज अब भी अपनी बेटी को वैसे ही याद करती डेली माल को, और अब भी उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसकी बेटी लौटेगी ज़रूर। वो जहाँ जाती किसी बच्ची को देखती, उसमें उसकी बच्ची नजर आती। घर वालों को भी ये पता था कि वो भूला नहीं पाई है, वो भी वक्त के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। 24 जनवरी 2004 को एक कॉमन फ्रेंड जो लस की भी थी और उसके हस्बैंड पेड्रो वेरा की, उनके घर में एक बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी में लस को जाना था, क्योंकि उसके इन लॉस के रिलेटिव थे क्लोज, वो पहुंच गई। अब वहाँ सारे लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लस खामोश, उदास, क्योंकि अब भी वो खुशी कोई नहीं मना पा रही थी। भीड़ में भी होती तो तन्हा होती। तो उसी तरीके से उदास गुमसुम बैठी थी, पार्टी चल रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ती है। वो बच्ची बैठी हुई थी बर्थडे पार्टी में, किसी की डॉटर होगी। लज ने उसकी तरफ देखा, फिर 1-2 बार इधर उधर ध्यान गया, फिर उस बच्ची की तरफ ध्यान गया, उसने उसको देखा। अब वो उस बच्ची को बहुत ही गौर से देख रही है और धीरे से उसके करीब गई। जैसे ही करीब गई तो उसे देखकर बच्ची मुस्कुरा उठी। जब वो मुस्कुराई तो लस को लगा कि इस बच्ची के साथ उसका कोई नाता है। फिर उसने गौर से देखा उस बच्ची को। अचानक उसके दोनों गालों पर लस की नज़र पड़ी और उसने देखा कि उसके दोनों गालों पर हंसते हुए ठीक वैसे ही डिंपल पड़ रहे हैं, जैसे उसके दोनों बेटों के गाले पर डिंपल है, गाल पर हूबहू। उसे लगा ये क्या। अब अचानक उसने अपनी 10 दिन की बेटी को याद किया, और तब उसने कहा भी था कि हमारे दोनों बेटों की तरह हमारी बेटी के भी गाल पर डिंपल है और हम इसको आगे चलकर मूवी स्टार बनाएंगे, इससे मॉडलिंग कराएंगे, ये बातें होती थी। अब जब उसने देखा सेम गालों के डिंपल का स्टाइल वही जो दोनों बेटों का है, बेटी मुस्कुरा रही है, उसको छूने से उसको कुछ एहसास हो रहा है। उसने पूछा कि ये किसकी बेटी है। अब जो मेहमान बैठे थे उनमें से अचानक ने एक महिला की तरफ इशारा किया, कहा ये कैरोलिन की बेटी है। अब उसने जैसे ही ये नाम सुना और कैरोलिन की तरफ देखा, अचानक लस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि ये कैरोलिन की बेटी कैसे हो सकती है। और फिर 6 साल पुरानी उसको कुछ चीजें याद आने लगी। उसे याद आया कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन कैरोलिन भी घर पर थी, और कैरोलिन अपना बैग या पर्स उसकी बेटी के कमरे में छोड़ गई थी। और जब पार्टी खत्म हुई तो लोग जाने लगे, तो फिर वो उस कमरे में गई थी जिस कमरे में पर्स वो रखकर भूल गई थी, और तब वो अपनी बेटी को उस कमरे में सुलाकर नीचे आ चुकी थी। तो इसके बाद आखिरी जो शख्स उस कमरे में गई थी वो कैरोलिन थी, एक फैमिली फ्रेंड। अब उसे लगा कि कैरोलिन की अगर बेटी हुई तो हम सबको पता क्यों नहीं चला। उसने 2-3 लोगों से पूछा, सबने कहा कि हमें कुछ पता नहीं। अब उसे डाउट हुआ, बेटी का चेहरा देखकर लग रहा कि ये मेरी बेटी है, पर करे क्या। अच्छा, इस दौरान में उसने बहुत सारी ये सब फिल्में, साइंस फिक्शन, ये सब देख चुकी थी। वहाँ पे जो बच्चे थे कुछ बबलगम च्युइंगम खा रहे थे। उसने एक च्युइंगम चुपचाप उठाया और उस बच्ची के बाल में लगा दिया, और फिर अचानक
उसने कहा, जो बैठे हुए थे, कह रहे बबलगम लग गया, चिंगम लग गया है इसके बाल में, तो हटा देती हूँ। और उस चिंगम के ज़रिए उसने 5 बाल उस बच्ची के खींच लिए, उसे एक नैपकिन में रखा, उस नैपकिन को एक पॉलीथीन में रखा और फिर अपने बैग में रखा और थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद अगले दिन सुबह सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है और कहती है कि देखिए मेरी बेटी ज़िंदा है और एक बच्ची को मैंने देखा और मुझे यकीन है वो मेरी बेटी है। मैं उसके कुछ बाल चुपचाप लेकर आई हूँ और मुझे पता है कि अगर डीएनए होगा तो ये साबित हो जाएगा। वो पुलिस वाले लस को जानते थे क्योंकि उसकी मौत के बाद उसने बहुत थाने के चक्कर काटे थे और उन्हें लगा था कि ये कुछ नहीं है, एक माँ की मोहब्बत है जो बार बार चली आती है, वरना वो जिंदा नहीं है। जब पुलिस वालों ने सुना, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, डीएनए किसी का यूं ही हम नहीं करवा सकते जब तक इसके लिए कोई हमारे पास सबूत ना हो, कोई ऊपरी आदेश ना हो। वो कहती रही कि इससे मेरी बेटी का जो की पहेली है वो सुलझ जाएगी, लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया। पुलिस वालों ने कहा हम इतना कर सकते हैं आपके शक को दूर करने के लिए कि हम इसका बर्थ सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं इस बच्ची का। प्लस ने कहा ठीक है मंगा लीजिए। पुलिस की एक टीम पहुंची, उसने कहा इस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। कैरोलिन ने खुशी खुशी वो बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया। उस बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक उस बच्ची का जन्म 1998 में हुआ था, 6 जनवरी 1998, और 6 जनवरी 1998 के हिसाब से इधर जो लज़ ने अपनी बेटी को पैदा किया था तब वो तारीख थी 5 दिसंबर 1997। तो इसका मतलब है कि लज़ की मौत के लगभग महीने 1.5 महीने बाद इस बच्ची का जन्म हुआ था तारीख। अब जब बर्थ सर्टिफिकेट देखती है लज़ तो उसे लगता है कि अब तो पक्का गड़बड़ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वही मिल रहा है, लगभग थोड़े बहुत आगे पीछे। वो पुलिस वालों से कहती है कि देखिए एक बार डीएनए करा लीजिए। पुलिस की टीम मानती नहीं है। अब वो इधर उधर भटकती है, लेकिन उसके पास कोर्ट में केस करने और इसके लिए पैसे नहीं थे। अपने एक्स हस्बैंड से मदद मांगती है। पूरा परिवार को यही है कि इसके दिमाग में इसकी बेटी है और कुछ नहीं है, वहम है। सब मना कर देते हैं कि देखो पैसे देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम खामखा शक कर रही हो, किसी और की बेटी को अपनी बेटी बता रही हो, तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लो। लज़ मानने को तैयार नहीं, गुस्से में निकलती है, सोचती है कहाँ से पैसे लाऊं। इसी दौरान उसे एक उसका दोस्त बताता है कि जो हमारे यहाँ लीडर है, इस शहर के एक नुमाइंदे हैं, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, तो अगर वो कह दें पुलिस को या फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल को, तो शायद तुम्हारा बेटी का केस रीओपन हो सकता है। अब उसने उस पॉलिटिशियन से मिलने की कोशिश शुरू कर दी। वो बिजी आदमी, कभी आता कभी नहीं। कई दिन इंतज़ार करती रही और आखिरकार उस पॉलिटिशियन के जो पीए है उसने बताया कि एक लेडी है लज़ नाम की और आपसे मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट मांग रही है और कई दिनों से चक्कर काट रही है। उस पॉलिटिशियन को रहम आ गया, उसने कहा कि भेजो उसे। वो पहुंची और उसने जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा लोग समझते हैं मेरी बेटी मर गई है, लेकिन मेरी बेटी मरी नहीं है। वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी बताती है कि ना मेरी बेटी के राख का डीएनए हुआ, ना बाकी चीज़ें, सिर्फ चंद बोन्स मिले थे और उसी से ये हुआ कि हमारी बेटी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ज़िंदा है और एक ऐसी लड़की मुझे मिली है जिसका मैंने सैंपल भी लाया। अगर डीएनए हो जाएगा तो कम से कम मुझे यकीन हो जाएगा, फिर मैं कभी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागूंगी। मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ज़िंदा है। 1.5 घंटे तक 10 मिनट का वक्त लिया था उस नेता ने लज़ की बात सुनी और 1.5 घंटे बाद उसे यकीन हो गया कि एक माँ के दिल की आवाज़ है, ये झूठ नहीं बोल रही है, ढोंग नहीं कर रही है, इसकी बातों में सच्चाई है। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि हो सकता है ये गलत भी हो, तो इसको इस तरीके से गलत नहीं साबित करें कि इसके मुंह पे मना कर दें कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है या तुम सोच रही हो पुलिस सब सही कर रही है। उन्होंने कहा नहीं, अगर गलत भी है तो फिर इसे मेडिकली इसके सामने एक रिपोर्ट रख दी जाए ताकि फिर उसे एहसास हो जाए और वो सब्र कर ले कि उसकी बेटी नहीं है, वो मर चुकी है। ये सोचकर उस पॉलिटिशियन ने उससे वादा किया, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद उस पॉलिटिशियन ने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल जो है फिलाडेल्फिया सिटी के, उन तक पहुंचे लज़ को लेकर और जाकर उन्हें पूरी कहानी सुनाई। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल ने भी एक माँ की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा ठीक है,
आप ये सबूत दीजिए। वो अब भी वो 5 बाल अपने पास रखे हुए थे उस बच्ची के। उसने सैंपल अटॉर्नी जनरल के दफ्तर को दी। उस सैंपल को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल के हुक्म पर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। डीएनए की रिपोर्ट आई। जब डीएनए की रिपोर्ट आई, हर कोई चौंक उठा। वो बच्ची लस की ही बेटी थी जो 6 साल पहले मर चुकी थी उस घर में आग लगने की वजह से। अब जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आई, फौरन अटॉर्नी जनरल के आदेश पर एक पुलिस की टीम कैरोलिन के घर पहुंचती है। लेकिन कैरोलिन को इस डीएनए जांच की बात पता चल चुकी थी। वो घर से गायब। पुलिस इधर उधर ढूंढती है, वो काफ़ी इधर उधर भटकती छुपती रहती है। इस दौरान में जब ये डीएनए की रिपोर्ट आनी थी और जब ये डीएनए हुआ तो कैरोलिन के भी सैंपल लिए गए और लस के भी। तो उस वक्त कैरोलिन को अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला जांच में चला गया। तो उसी के साथ पुलिस ने एक और काम किया अटॉर्नी जनरल के ऑर्डर पर कि जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ जाए, ये बच्ची जो 6 साल जिसकी उम्र है, ये एक सरकारी एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, वहाँ पे रहेगी कस्टडी में। और जब फैसला हो जाएगा तब बच्ची को किसको सौंपना है उसको सौंप दिया जाएगा। तो बच्ची ना कैरोलिन के पास है ना लस के पास है। वो एक अलग जगह सरकारी एक विभाग के अंदर उसको उसका पालन पोषण हो रहा है। लेकिन जिस दिन रिपोर्ट आई कैरोलिन गायब, डीएनए से साबित हो गया कि ये लस की बेटी है। उसकी बेटी को माँ को सौंप दिया गया, लस को। जब ये बात पता चली, पूरा परिवार, लस के ससुराल, उसका हस्बैंड, उसके तमाम लोग जो अब तक उसकी दिमागी हालत को लेकर बात करते थे, वो सब बेइंतहा खुश। और लस अपनी बेटी को पाकर बेइंतहा खुश उसको लेकर घर आती है। इधर पुलिस तलाश कर रही है कैरोलिन को। कैरोलिन पकड़ी जाती है। पकड़ने के बाद पुलिस उससे कहानी पूछती है, फिर वो अपनी कहानी बताती है। कैरोलिन 2 बच्चों को जन्म देती है और इत्तेफाक से दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कुछ माँ बनने के जो भी चीज़ें होती उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो शायद वो माँ ना बन पाए। कैरोलिन को एक बच्चा चाहिए था। जब 15 दिसंबर 1997 को लस ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर, उसके पैदा होने पर एक पार्टी रखी डेलीमार वेरा, तो फिर कैरोलिन भी पहुंची थी। वहाँ गई, उसने पहली बार डेलीमार वेरा को देखा। उसकी आंखें, उसके नैन नक्श उसको बहुत पसंद आए। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वो कभी माँ नहीं बनेगी। उसी वक्त उसने एक प्लान किया। वो पार्टी में रही। इसके बाद उसने चुपचाप अपना पर्स ले जाकर डेलीमार के कमरे में रख दिया। फिर नीचे आई, सब लोग अपने मस्त थे। फिर ये नज़रें बचाकर चुपचाप ऊपर जाती है। सोई हुई डेलीमार को उठाती है। उठाने के बाद अपनी बाहर पार्क में उसने कर रखी थी कार, उसमें ले जाकर रख देती है। फिर घर के अंदर आती है उसके बाद सबसे मिलती है और फाइनली बाय करती है और चली जाती है। डेलीमार को उसने पहले ही कार में रख दिया था और जाने से पहले वो उस कमरे में आग लगा देती है। आग इस तरीके से लगाया था कि ये धीरे धीरे कमरे में आग फैलेगी। तो उसने लगाया। उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर चिंगारी शोला बनेगा, उस हिसाब से उसने आग की प्लानिंग की। और जब वो निकली उसके बाद आग लगी और आग की तरफ सबका ध्यान गया। उसके बाद वो उसकी बेटी को लेकर अपने घर जाती है, फिर वहाँ से निकल लेती है। और इन 6 सालों में वो किसी भी अपने क्लोज रिश्तेदार और बाकी को अपने घर नहीं आने देती। घर आते भी तो उस कमरे में नहीं जाने देती जहाँ डेलीमार की वो परवरिश कर रही थी। कैरोलिन भी उसे एक बेटी की तरह पालना चाहती थी। और वो जब बड़ी होने लगी जैसे जैसे, तो उसका ड्रीम था कि जब ये बड़ी होगी तो इसको एक्टिंग सिखाएंगे, इसको मूवी में काम दिलाएंगे, इसको सीरियल में काम दिलाएंगे, इससे मॉडलिंग कराएंगे। ये उसका सपना था। और बस इसीलिए उसने ये पूरी साजिश रची। लेकिन कमाल और सैल्यूट उस लस को, डेलीमार की माँ को, जिसने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यकीन नहीं किया कि उसकी बेटी मर चुकी है। और उसका यकीन सच्चा था। यहाँ तक कि इसी वजह से उसके पति ने उसको डिवोर्स दे दिया, लेकिन फिर भी सच्चा था। हालांकि पति कभी लौट कर फिर नहीं आया। लस ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। आज भी जो उनके भक्त थे उन्होंने कहा कि बाबा ने समाधि ले ली है।
और उसके बाद अब ये हुआ कि समाधि ली है तो अंतिम संस्कार और कुछ नहीं होगा। और उसी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेडक्वार्टर यानी कि नूर महल में बाबा के शव को एक डीप फ्रीजर में रख दिया गया। और उनके जितने भक्त हैं उनकी यही आस्था, उनका यही मानना कि एक रोज़ आशुतोष महाराज लौट कर आएंगे। और इस वक्त वो समाधि में गए हैं, और समाधि में गए हैं इसीलिए हम इंतज़ार करेंगे, सब्र करेंगे, धैर्य रखेंगे। तो 28 जनवरी 2014 की बात है जब आशुतोष महाराज समाधि में गए। हालांकि क्लिनिकली कहते हैं कि जो डॉक्टरों का कहना था वो ये था कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, लेकिन भक्त नहीं मानते। हालांकि उन्हीं की भक्तों का एक हिस्सा ऐसा है जो कहता है कि नहीं, महाराज की मौत हो चुकी है। तो फिर ये बाद में झगड़ा भी हुआ प्रॉपर्टी को लेके, फिर कोर्ट में भी मामला गया, पर अदालत ने भी दखल देने से मना कर दिया। उसने कहा कि आपको जो करना आप कीजिए, आपको लगता है कि वो समाधि में है, आपको शव को वहीं रखना है, डीप फ्रीजर में रखना रखे। तो इसमें कानून ने बीच में आने से साफ मना कर दिया। तो तब से आज तक नूर महल के अंदर आशुतोष महाराज का जो शव है वो एक डीप फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है, और उस डीप फ्रीजर के पास या उसको देखने की इजाज़त किसी बाहरी शख्स को है नहीं, बट वहाँ तमाम रख रखाव होता है। और अभी तक वो उसी डीप फ्रीजर में आशुतोष महाराज रखे हुए हैं। धीरे धीरे वक्त बीता, जैसा मैंने शुरू में कहा, उनके तमाम चाहने वाले, तमाम भक्त हैं पूरी दुनिया में फैले हुए। 10 साल बीत जाता है। 2014 28 जनवरी जब वो उनके भक्तों के हिसाब से समाधि ली। अब 10 साल बाद 28 जनवरी 2024, सेम वही तारीख, लेकिन 10 साल बाद वो जालंधर था, ये लखनऊ के आनंद आश्रम से खबर आती है। लखनऊ में भी आनंद आश्रम इन्हीं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक शाखा, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आशुतोष महाराज की एक शिष्या थी, और इन शिष्या का नाम है साध्वी आशुतोषाम्बरी। तो साध्वी जो है आशुतोषाम्बरी, ये इस लखनऊ के आनंद आश्रम में रहती। ठीक 28 जनवरी 2024 को वो एक वीडियो मैसेज देती हैं और अपने तमाम भक्तों को वो कहती हैं, बाकायदा ये उनका मैसेज है कि अब मैं आज से समाधि में जा रही हूँ कुल 30 दिनों के लिए, और 30 दिन के बाद मैं अपने गुरु यानी आशुतोष महाराज को, जो पिछले 10 सालों से समाधि में, उनको वापस लेकर आऊँगी। तो मेरा इंतज़ार करना। ये बात है 28 जनवरी 2024 की। उन्होंने मोहलत दी 30 दिन। उन्होंने कहा कि मैं 30 दिन के बाद लौटूंगी, न सिर्फ अकेले लौटूंगी बल्कि अपने आशुतोष महाराज को साथ लेकर लौटूंगी। अब ये उन्होंने कहा कि पूरे फिर आश्रम में हलचल मच गई, और ये बाकायदा उनका वीडियो पे है, जो साध्वी आशुतोषाम्बरी हैं। हालांकि उधर नूर महल जालंधर में जब ये मैसेज आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पब्लिसिटी है, जो आशुतोष महाराज के ही भक्त हैं उनमें से एक तबके का ये कहना था। लेकिन खैर, तो ये बयान आया, और उसके बाद अब साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं समाधि में जाऊं तो मेरा कोई ना कोई जो शिष्य है वहाँ पे, तमाम भक्त हैं, उनके सर को अपनी गोद में रखेंगे। मतलब साध्वी आशुतोषाम्बरी के सर को अपनी गोद में रखेंगे, और हमेशा गोद में रखेंगे। बेशक ड्यूटी बदलती रहे, जैसे एक बैठा हुआ अगर सपोज 2 घंटा सर गोद में लेकर, तो फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये 5वां, और इसी तरीके से लेकर बैठा रहेगा। और 30 दिन के बाद, मतलब 28 जनवरी के हिसाब से 28 फरवरी या 1 महीना अगर कहें तो फिर 2 मार्च या 1 मार्च को मैं लौट आऊँगी। 30 दिन के बाद आशुतोष महाराज जी को साथ लेकर। अब ये हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि वो समाधि में चली गई। अब धीरे धीरे ये बातें बाहर आई, वीडियो के ज़रिए तो आ ही चुकी थी। अब वक्त बीतने लगा, कुछ लोगों के आश्रम से ये आवाज़ आई कि ये सब एक पब्लिसिटी के लिए और कुछ नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई समाधि नहीं है। लेकिन जो उनके ख़ास भक्त, उन्होंने कहा नहीं, साध्वी ने कहा है और हम यकीन करते हैं, हमें सब्र रखना, हमें पेशेंस रखना, और वो आशुतोष महाराज को लेकर आएंगे। अब वक्त बीत रहा है, महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के बाद तमाम लोग इंतज़ार में कि आज साध्वी लौट कर आएंगी आशुतोष महाराज को वापस समाधि से लेकर। तय तारीख, तय मोहलत बीत गई, लेकिन साध्वी वापस नहीं आई।
अब इस दौरान में जब ये हुआ तो फिर हुआ कि साध्वी वाकई समाधि में है या कहानी कुछ और है। तो जब आवाज़ उठी, अंदर से आवाज़ उठी, तो कुछ भक्तों ने कहा कि नहीं, वो कुछ लोग तो कोर्ट पहुंच गए, कुछ पुलिस के पास, कुछ डॉक्टर के पास। तो फिर बीच में डॉक्टर जो है, सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल के डॉक्टर पहुंचे। उन्होंने बाकायदा चेक किया साध्वी आशुतोष आम्रे का, और चेक करने के बाद जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि क्लिनिकली इनकी मौत हो चुकी है, बाकी आप लोग देखिए। मतलब उनके हिसाब से साध्वी अब जिंदा नहीं है, लेकिन आप देखिए। लेकिन वहाँ के जो भक्त हैं उन्होंने कहा नहीं, वो बिल्कुल समाधि में हैं और जिंदा, और एक दिन लौटेंगी। लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से न नब्ज चल रही थी, न सांसें चल रही हैं, न वो पिछले 30 दिनों में कुछ खाया पिया। तो एक इंसान भूखा प्यासा कैसे ज़िंदा रह सकता है। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात कि न धड़कन है, न सांसें हैं। लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं। अब ये हुआ कि फिर क्या, कैसे किया जाए। तो जिस कमरे में रखा गया और ये कहा गया कि हर भक्त अपना सर उनका हमेशा गोद में रहेगा, तो उसका पालन किया गया। उस कमरे में एसी लगाए गए बहुत सारे, लेकिन आशुतोष महाराज की तरह डीप फ्रीजर में नहीं रखा गया। फिर लेप लगाने का काम शुरू हुआ। तो आज साध्वी की पूरी शरीर में उनके एक लेप लगा हुआ है ताकि वो कुछ खराब ना हो। मामला कोर्ट में भी पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि ये हमारा मैटर नहीं है, आप लोग देखिए। कुछ लोग सरकार तक पहुंचने की कोशिश की। सरकार ने भी कहा कि भाई साहब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, लोगों की आस्थाएं वो जाने। तो धीरे धीरे वक्त बीता, डॉक्टर भी आए, तमाम लोग देख कर चले गए। उसके बाद 30 दिन का जो मोहलत थी ख़त्म हुई। फिर धीरे धीरे और बीता, अब 60 दिन हो गए। 60 दिन के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कई एक्सपर्ट्स आए और उनको बुलाया गया कि आप इसको देखिए। तो वो जो एक्सपर्ट आए उन्होंने भी अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में तो मेडिकली ये इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन बाकी जो उनकी आस्थाएं हैं वो जाने, क्योंकि इससे आगे तो हम ये नहीं कह सकते कि इनको यहाँ से हटाएं, क्या करें। और वहाँ के जो उनके भक्त हैं उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जड़ी बूटी से हमने एक लेप बनाया। अच्छा, पुराने ज़माने में आपको याद होगा बहुत सारी जो ममीज़ हैं उनको रखा गया बरसों बरसों, सदियों तक, ख़राब नहीं हुई कभी। तो अब यहाँ वो जड़ी बूटी के ज़रिए वो रखा जा रहा है। लेकिन जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि 90 दिन आज हो चुके हैं, वो सिलसिला वही चल रहा है, गोद में सर रख के साध्वी आशुतोष आम्रे का, लेकिन अभी तक उनके हिसाब से बॉडी ख़राब नहीं हुई है। अब ये कौन सा लेप, कौन सी जड़ी बूटी है, चूँकि हर एक को अलाउड भी नहीं है इसमें, और मेडिकल साइंस के हिसाब से उनका कहना है कि हमें उसके बारे में टेस्ट या बाकी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसमें कई साइकोलॉजिस्ट को भी कांटेक्ट किया गया इस पूरे मामले में कि आप क्या हैं। जैसे एक लखनऊ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अर्चना शुक्ला हैं, उन्होंने भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हैं वो हेड। तो उन्होंने जब उन्होंने बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक भरम वाला माहौल है, और शायद उन्हें लगता है कि कुछ एक तरह से मानसिक बीमारी की भी निशानी है, डॉक्टर साहब का कहना था। क्योंकि जो बाकी सिम्टम है उसके हिसाब से साध्वी जीवित नहीं है, लेकिन भक्त इन चीज़ों को मानेंगे नहीं। तो अब जब 2 महीने बीत गए तब भी एक उम्मीद थी। उसके बाद अब तीसरा महीना, आज जो तारीख है, लगभग 3 महीने हो गए, 90 दिन, बल्कि आज ठीक 90 दिन हुए। और 30 दिन का चूँकि वो कह कर गई थी, अब 90 दिन हो गए हैं। अब वहाँ के बहुत सारे भक्तों को भी ये हो रहा है कि भाई आखिर कब तक, और उनके आदेश है कि सर को गोद में रख कर रखना है, तो वो भी कब तक। कोर्ट पुलिस बाकी का मतलब नहीं, दो खेमा है, एक कह रहा है कि ये सब कुछ है नहीं, दूसरा कह रहा नहीं। उन्होंने कहा है, अच्छा, चूँकि वीडियो प्रूफ है कि जब वो कह कर गई कि मैं जा रही हूँ समाधि में और अपने गुरु को लेकर आऊँगी, तो आशुतोष आम्रे जो हैं 90 दिन हो गए हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। और वहाँ से, लखनऊ से आप दूरी लगा लीजिए जालंधर की, जालंधर के नूर महल के डीप फ्रीजर में आशुतोष महाराज हैं। उनके परिवार के कुछ करीबियों ने भी कहा था कि उनके